हेलो बच्चों, वेलकम टू जेईटी पॉइंट। जेईटी पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग रोटेशनल मोशन के चैप्टर में अब तक हमने रोटेशनल काइनेमेटिक्स, रोटेशनल डायनेमिक्स के अंदर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, टॉर्क, ये दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने अभी तक देख रखा है। और पिछले क्लास में हमने टॉर्क के बारे में एप्लीकेशन देखा था और टॉर्क लगाते कैसे थे, लैडर प्रॉब्लम, ये सब हमने करा था। और उसमें लैडर का था और एक दो क्वेश्चन जो एडवुड मशीन के साथ था, मतलब बेसिक एप्लीकेशन ऑफ टॉर्क होता था। मतलब अगर आपको ऐसे समझाया जाए कि पीछे अगर काइनेमेटिक्स या जो लॉज ऑफ मोशन या पीछे मैकेनिक्स वाला जो गया चैप्टर, तो उसमें अपने अपने मास सीखा और फोर्स सीखा, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वलेंट टू मास एंड टॉर्क इज इक्वल टू इक्वलेंट टू योर फोर्स। अब हम देखेंगे एनर्जी के बारे में कि एनर्जी वाइज क्या हो रहा है, फिर उसके बाद एंगुलर मोमेंटम के बाद चलेंगे आज के क्लास में। ठीक है बच्चों, तो आइए आज समझाते हैं आपको रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या होता है। मतलब काइनेटिक एनर्जी के बारे में तो आपको पहले से पता है कि जिसमें अगर कोई मूवमेंट हो तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगा। हमने पीछे के जो वर्क एनर्जी थ्योरम है उससे हमने ही सीख रखा है। ठीक, तो अभी वो रोटेट कर रहा है, तो क्या वो एक पॉइंट से रोटेट कर रहा है? मतलब रोटेट तो कर रहा है तो किसी मतलब वो तो अंडरस्टूड है कि किसी पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रहा होगा। क्या वो रोटेशन के साथ साथ आगे भी बढ़ रहा है क्या? तो दो बातें होगा यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी समझने के लिए, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी एंड ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, और उन दोनों को अगर सम टोटल कर दे तो टोटल काइनेटिक एनर्जी के लिए कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैं इस क्वेश्चन के साथ एक स्टार्ट करता हूँ और इस क्वेश्चन का आंसर मैं नहीं करूँगा, उसको थोड़ी देर के बाद बताऊँगा, तो उससे आपको समझने में थोड़ा सहूलियत होगा। जैसे कि एक इंक्लाइन प्लेन है ऐसा, और यहाँ पर दो तीन तरह का ऑब्जेक्ट अगर हम कर दें कि एक ही साथ छोड़ा जा रहा है, ऐसा नहीं कि वो आगे पीछे है, तब तो कहोगे कि सर वो आगे पीछे निकल के आ रहा है। ऐसा इंक्लाइन प्लेन है, कुछ थीटा वो बना रहा होगा। तो एक डिस्क है, एक रिंग है, और दूसरा एक आप ले लीजिए स्फीयर, सॉलिड स्फीयर। अगर तीनों को छोड़ा जाए और इट हैविंग द मीन सफिशिएंट फ्रिक्शन, एक इंपॉर्टेंट चीज समझिएगा कि यहाँ पर सफिशिएंट फ्रिक्शन है जिसके चलते वहां पर रोलिंग हो रहा है। और मतलब कि, या मैं रोलिंग वर्ड से इंट्रोड्यूस नहीं करना चाह रहा था कि मतलब हाँ इतना फ्रिक्शन है कि वहां पर ये ऐसा रोटेट कर रहा है, ऐसे ये सभी लोग, और वहां पर स्लिपिंग नाम की कोई चीज नहीं है। मतलब फ्रिक्शन अभी तक का आप लॉज ऑफ सेम क्वेश्चन अगर लॉज ऑफ मोशन में पूछा जाता फटाफट तुरंत निकाल के दिखा देते। जो टॉर्क में भी थोड़ा इंक्लाइन प्लेन के बारे में अभी बताया भी था उसमें कि अगर दोनों को साथ साथ छोड़ दे तो यहां पर पहले कौन पहुंचेगा, तो उसी में उस क्वेश्चन का आंसर छुपा हुआ है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का। बेसिकली बच्चों क्या होगा कि जब वो फ्रिक्शन वहां अगर यहाँ पर फ्रिक्शन नहीं रहता तो तीनों साथ साथ पहुंचते, लेकिन आप देखेंगे कि सबसे पहले स्फीयर पहुंचेगा, फिर डिस्क, और फिर लास्ट में रिंग पहुंचेगा। तो कहेंगे आपको ऐसे कैसे पता? मुझे इसलिए पता बच्चों कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबका मुझे पता है, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। एक बात तो है, मतलब एक्सेलरेशन वगैरह आपको जो निकाल के दिखाया था मैंने एक्सेलरेशन के लिए, कि ऐसा एक्सप्रेशन आता है mg sin थीटा प्लस m प्लस आई बाई आर स्क्वायर। तो अब देखिए कि वो सब तो सबका सेम है, मास और रेडियस सबका सेम है, तो जितना ज़्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा उतना कम एक्सेलरेशन होगा। तो हुआ क्या कि ये जब आ रहा था तो एक्सेलरेशन का क्या लेना देना है, तो ठीक है कि एंड में तो कौन पहुंचेगा, लेकिन उसमें उसको धीमा कौन कर रहा है? तो आप लोग कहेंगे फ्रिक्शन। फ्रिक्शन धीमा तो तीनों के लिए सेम है, तो फ्रिक्शन वो घुमा रहा है इन लोग को। तो जितना ज्यादा मतलब कि फ्रिक्शन होगा, या मतलब अकॉर्डिंग टू देयर द शेप एंड देयर मोमेंट ऑफ इनर्शिया इट विल बी डिपेंड ऑन द कि हाउ मच रोटेशन। तो उस रोटेशन को समझते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर देखते हैं रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इस तरह का, जैसे मान लीजिए कोई आर्बिट्री बॉडी है ऐसा, और ऐसे इसका मास सपोज m है, तो और एक्सिस के अबाउट ऐसा कुछ घूम रहा है। ठीक है, इस एक्सिस के अबाउट ऐसा घूम रहा है। तो यहां पर हमें इसका काइनेटिक एनर्जी निकालना हो तो देखिए, अगर जितना वो एक्सिस से, क्योंकि v इक्वल टू ओमेगा आर होता है, तो एक्सिस से जितना दूर होते जाएगा पार्टिकल उतना उसका वेलोसिटी भी क्या होते जाएगा, ज़्यादा कम। इस तरह से मतलब किसी पार्टिकल का
क्योंकि ये ओमेगा तो सबके लिए सेम होगा क्योंकि एक ही बार में चक्कर काटेंगे, और उसका एक्सिस से रोटेशन, एक्सिस से जो उसका डिस्टेंस जितना दूर या कम होगा, या पास या नज़दीक हो, पास या दूर होगा, तो उसका वैल्यू आप वेलोसिटी देख सकते हैं ज़्यादा होगा। तो एक हम कोई सा भी एक पॉइंट मास ऐसा इस तरह का डीएम पकड़ लेते हैं। तो अगर इसका काइनेटिक एनर्जी हमें लिखना होगा तो हम क्या लिख पाएंगे? रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी तो सिंपल अगर कर दें, बाद में इसको टर्म दे देंगे 1/2 dm इंटू v², यही होगा क्या? तो इस पार्टिकल को यहाँ से आप कुछ भी r डिस्टेंस ले लीजिए। तो यहाँ पर जब हम लिखेंगे इसको 1/2 dm v के जगह पे ओमेगा r का स्क्वायर, ऐसा, तो यहाँ से 1/2, तो उस समय इसका एनर्जी जो काइनेटिक एनर्जी डी के होगा, मतलब कि अगर डीएम मास के लिए तो कम उतना ही एनर्जी भी होगा। तो डी के अगर रखते हैं, थोड़ा सा पेन का साइज बढ़ा कर लिया जाए क्योंकि कम है। हाँ, तो यहाँ से करेंगे तो 1/2 dm, तो 1/2 dm इंटू r² इंटू ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू डी के। अब जब इसको इंटीग्रेशन करेंगे तो इसमें वेरिएबल यही दो पॉइंट है ना बच्चों, इसका इंटीग्रेशन करेंगे बिकॉज ओमेगा इज कांस्टेंट, हाफ इज कांस्टेंट। तो काइनेटिक एनर्जी इंटीग्रेट होकर तो पूरा आ जाएगा, और डीएम इंटू r² का वैल्यू कितना हो जाएगा? आई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ही होता है ना, आपको पीछे भी पता होगा ऐसा। तो यहां से हम बोल सकते हैं क्या, 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर, ऐसा। तो ये बात आपको समझ में आया होगा, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होता है। अच्छा, इसी में क्या होता है कि थोड़ा हमें और कॉन्शियस रहें कि मतलब बॉडी अगर इस तरह का हो, मतलब मैं कुछ इस तरह का बताना चाह रहा हूँ, जैसे इस तरह का हो और ऐसे जा रहा है, तो ये रोलिंग में भी तो आएगा, लेकिन आपको थोड़ा बहुत ग्लिम्स इसका दे देता हूँ यहाँ पर टोटल एनर्जी के नाम से। देख तो क्या होगा कि अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट जहाँ से घूम रहा होगा तो 1/2 हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ऐसा। और सेंटर ऑफ मास भी अगर बढ़ रहा होगा तो दोनों तरह का है, घूमने वाला जो ये वाला एनर्जी आया कैसा है, इसको बोलते हैं रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। वो केवल अपने एक्सिस के अबाउट अगर रोटेट कर रहा होगा तब के लिए है, लेकिन ये भी हो सकता है कि एक्सिस के अबाउट रोटेट तो कर रहा है, मतलब अगर सेंटर ऑफ मास से ऐसे देखा जाए तो ऐसे ऐसा गोल 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 घूम रहा होगा, आगे बढ़ रहा होगा, यही हो रहा होगा ना इस तरह का। तो इसका सेंटर ऑफ मास भी तो आगे जा रहा होगा, तो इसको दो तरह का एनर्जी बोलते हैं, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो उस टोटल में 1/2 हाफ m v सेंटर ऑफ मास अगर जा रहा है तो इन दोनों का सम टोटल आपका होगा रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी प्लस आपका ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो ये बात आपको समझ में आया होगा, ठीक है बच्चों। तो अब आ जाइए, इससे मिलता जुलता एक क्वेश्चन आपको करा देता हूं कि जैसे एक एडवुड मशीन पर है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का, और यहाँ पर एक 1 kg का मास है और यहाँ पर एक 2 kg का मास है, ऐसा। और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कुछ लगा लीजिए, आई का वैल्यू है 10 kg मीटर स्क्वायर और रेडियस इसका है 0.5 मीटर, और ऐसे करके छोड़ दिया। तो ऐसे करके छोड़ दिया, तो इसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया को ही अपसेंड कर देते हैं, ठीक है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि बताइए कि फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया इफ, अगर हैवियर बॉडी, यहां से अगर देखेंगे हैवियर बॉडी को कह रहा है कि कुछ मान लीजिए 10 मीटर इन 2 सेकेंड में आ रहा है, या 1 सेकेंड ही कर लेते हैं। उसका ध्यान रखना पड़ेगा कि कहीं निगेटिव में ना जाए, दिक्कत बस ये है, ठीक है, कि 10 मीटर इन 2 सेकेंड में आ रहा है, और ये 1 kg और 2 kg का 2 ब्लॉक है। तो मतलब 10 मीटर 2 सेकेंड में आ रहा है, तो सेम टाइम में भी क्या होगा, ये भी तो ऊपर जाएगा। अगर एनर्जी वाइज सोचें कि हुआ क्या होगा, तो ऐसा ही कुछ हुआ होगा कि 1 kg का ब्लॉक 2 kg का ब्लॉक इससे नीचे की तरफ आ रहा होगा, तो एनर्जी कितना गेन कर रहा होगा,
और जितना एनर्जी गेन करेगा वही ये क्या करेगा, घूमने में जाएगा क्या, है ना, और साथ साथ उसका वेलोसिटी होगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि 10 मीटर में अगर 10 मीटर अगर आ रहा है नीचे और 2 सेकंड में हो रहा है तो उसका एक्सेलरेशन क्या हो रहा है। तो आपको अपने आप क्रिस्टल क्लियर होते जाएगा कि मैं आपको सिखाना क्या चाह रहा हूँ। तो इसमें अभी मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, लेकिन आप देखेंगे कि इसमें रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का यूज होगा। वो कैसे, तो अभी आप देखते रहिए। तो S इक्वल टू कितना होता है, UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। यहाँ पर कितना हो गया, 10 मीटर 1/2 A चाहिए, 2 इंटू 2 का स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो A का वैल्यू कितना आ गया, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, तो आफ्टर 10 सेकेंड के बाद इसका स्पीड कितना हो जाएगा बच्चों, V इक्वल टू 0 प्लस 5 इंटू 10 50 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ऐसा 50 मीटर पर सेकेंड इसका स्पीड हो गया। अगर हम देखें कि ये 2 kg वाला नीचे आ रहा है, 1 kg वाला ऊपर जा रहा है, तो 2 kg वाला तो सम पोटेंशियल एनर्जी कम करेगा और 1 kg वाला गेन करेगा। तो नेट पोटेंशियल एनर्जी उनके पास कितना आया, तो वो अगर देखेंगे 2 इंटू जी इंटू एच 10 मीटर माइनस 1 इंटू जी इंटू 10, तो कितना हो गया, जी इज 10 इंटू 10, तो यानी कि 100 जूल हो गया। मतलब कि ये 100 जूल लॉस हुआ, तो ये मस्ट भी कौन गेन कर रहा होगा, तो इसके चलते कुछ वेलोसिटी भी तो आ गया होगा। ये नीचे की तरफ आ रहा होगा v और ये ऊपर की तरफ जा रहा होगा v, क्योंकि कंस्ट्रेंट मोशन है, जितने से आएगा उतने से ऊपर ही जाएगा। और बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट चीज, साथ साथ ये पुली भी घूमा होगा। ये समझ में आया, ये साथ साथ अगर पुली घूमा हुआ होगा तो एनर्जी वाइज मतलब एनर्जी देने वाला कितना है, इतना एनर्जी रिलीज होगा और बाकी लोग मिल बांट के खाएंगे। मीन्स मिल बांट के खाएंगे मतलब कि 2 kg वाला कुछ वेलोसिटी गेन करेगा, 1 kg वाला वेलोसिटी गेन करेगा, तो इनके चलते काइनेटिक एनर्जी होगा। एंड सेम टाइम दिस पुली विल बी रोटेट अबाउट देयर द सेंटर ऑफ मास, देन व्हाट विल हैपन। तो आइए पता करते हैं। तो अगर इसका एनर्जी का इक्वेशन लिखा जाए तो 1/2 हाफ 1 kg इंटू वी स्क्वायर प्लस 1/2 इंटू 2 kg इंटू वी स्क्वायर, ये हुआ होगा, प्लस 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर, है ना। ये तो एनर्जी इतना हुआ होगा, और इनिशिएटर कौन होगा एनर्जी के देने के लिए, ये 100 जूल, जो इसका एनर्जी कम हुआ है। तो यहाँ से हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो इसमें अगर देखेंगे 2 से 2 कैंसिल हो गया और वी स्क्वायर 1 वी स्क्वायर प्लस 3/2 वी स्क्वायर, हो सकता है निगेटिव में आ जाए, लेकिन डेटा ऐसा हमने सोच के दिया नहीं था। तो 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 100 जूल। वो लग रहा है कि निगेटिव में ही होगा, क्योंकि v का वैल्यू बहुत ज़्यादा मैंने उसको कर दिया 10 मीटर 2 सेकेंड में। थोड़ा सा इसको कम करना चाहिए था मुझे, इसको 1 मीटर करना चाहिए था 10 सेकेंड में, तो इसको ज़्यादा करने वेलोसिटी मतलब थोड़ा थोड़ा कम आता। तो होगा क्या, खैर आपको कॉन्सेप्ट तो समझ में आया होगा कि 3/2 वी स्क्वायर। तो यहाँ से अगर हम करेंगे भी, और देखिए 3/2 वी स्क्वायर, क्योंकि v का वैल्यू बहुत ज़्यादा आ गया 50 स्क्वायर, तो उधर जाकर वो माइनस में निगेटिव में आ जाएगा, तो निगेटिव होगा नहीं, मतलब रुक जाएगा बीच में ही कहीं। तो अब हमें नहीं पता कहाँ पर रुकेगा। तो इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई, और आपको सीखने को जो मिला वो देखिए v इक्वल टू ओमेगा आर। तो ओमेगा का वैल्यू कितना हो जाएगा, v/r। तो यहाँ पर उसका वैल्यू अगर पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, v²/r² इक्वल टू 100 जूल। तो अगर v² को उधर से डिवाइड भी अगर करते हैं कॉमन लेकर, तो 3/2, तब भी लगता है कि नहीं इसको पकड़ पाएंगे हम लोग। r² इक्वल टू 100/50 इंटू 50, 2 0 से 2 0 गया, तो 1/25। तो ये निगेटिव में आ जाएगा बच्चों, मतलब i का वैल्यू तो पहले ही कहीं और रुक गया है, जो हम पहले इसको मान रहे हैं कि कहाँ पर हुआ होगा। तो खैर इस पूरे उसमें आपको ये सीखने को तो ये मिला ना कि हुआ क्या, कि इसमें हमने ये देखा कि
एडवुड मशीन वाले में कि इस तरह का कुछ था 1 kg 2 kg का, और इसको हमने रिलीज कर दिया और 10 मीटर इन 2 सेकेंड में कर रहा है, तो एक ऊपर गया एक नीचे गया, तो उसके चलते ये रोटेट किया, तो हम यहाँ पर टोटल काइनेटिक एनर्जी का कॉन्सेप्ट लगाए और वहाँ से हम अपना काम कर गए यहाँ से कि टोटल काइनेटिक एनर्जी ये वाला सिखाना आपको ये था कि रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होता क्या था। तो आपको रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी पहली बार में ही निगेटिव मिल गया, तो क्या किया जाए कि डेटा इस तरह का था, लेकिन आपको वर्किंग समझ में आया होगा कि हुआ कैसे। तो ठीक है, अब आ जाइए दूसरे टाइप का एक क्वेश्चन देखिए। इसमें क्या कर रहा है कि एक ऐसा रॉड है, उसका मास m है और लेंथ l है, और एंगल इसका यहां से थीटा है, और इसके अबाउट रोटेट कर रहा है ओमेगा। तो यहां से यहां तक का L/2 और यहां से यहां तक L/2, मतलब पूरा L है, यहीं पे ओरिजिन ले लीजिए। तो पूछा जा रहा है कि फाइंड रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, तो उसका लेंथ L है और उस तरह से हमें बताना है। देखिए जहां तक रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी को है तो वन शॉट में आप देखेंगे तो 1/2 क्या हो जाएगा, I ओमेगा स्क्वायर। इस तरफ पे काम करेंगे। बेसिकली ये 1/2 m v स्क्वायर से काफ़ी मिलता जुलता है, तो आप ऐसा इसको समझ सकते हैं। लेकिन आइए हम आपको बेसिक से समझाते हैं कि मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक कुछ होगा, तो अगर x डिस्टेंस ले लें ऐसे इसमें, और एक छोटा सा पार्ट अगर ले लें यहाँ से dx, तो dx पार्ट का मास कितना होगा बच्चों, 1/2, मतलब अगर काइनेटिक एनर्जी अगर वैसे ही अगर आप सोचेंगे तो 1/2 dm इंटू वी स्क्वायर, कुछ v होगा उसका। अच्छा, जब वो घूम रहा होगा तो कैसे घूम रहा होगा, ये ऐसा अगर घूम रहा होगा तो अगर इसको इमेजिन आप करिए, मैं अगर ऐसा बनाकर दिखाऊं आपको सर्कल में, इस तरह का सर्कल में घूमेगा, तो उस समय का उसका रेडियस क्या होगा, जब वो घूम रहा होगा तो उस समय का रेडियस तो यही होगा r, ऐसा इस रेडियस में घूम रहा होगा ना, ऐसे ऐसे r। तो ये डिस्टेंस और उसका उससे ओमेगा है, तो हम यहाँ से बोल सकते हैं क्या, 1/2 dm इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू r स्क्वायर, ऐसा काइनेटिक, और इसको उस समय का डी के कह दीजिए, और अगर आप उसको कहना चाहते हैं तो। अच्छा, इस dm का वैल्यू का कितना हो जाएगा बच्चों, वैल्यू तो वहाँ से वहाँ x बोले है ना, तो r का वैल्यू कितना हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से dm का वैल्यू कितना हो जाएगा, मास पर यूनिट लेंथ इंटू dx, ये तो इसके लिए हो गया ओमेगा स्क्वायर, और r का वैल्यू क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक x माने तो सामने वाला कितना हो जाएगा, ये थीटा है तो r साइन थीटा हो जाएगा ना, ये वाला r का जो वैल्यू है x साइन थीटा, सोच के देखिए उतना मिलेगा। तो यहाँ से कितना लिख सकते हैं, x साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया जाए, एक्स स्क्वायर इसको एक तरफ लेकर आए, तो वहाँ पर आपको मिलेगा 1/2 ml, नहीं m/l, 1/2 ml m/l ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ से एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये काइनेटिक एनर्जी को, और इसी को इंटीग्रेट करना है क्या, और इसका देखेंगे तो कहाँ से कहाँ x का वैल्यू होगा, 0 से L/2, मतलब सॉरी L/2 टू माइनस L/2 टू L/2, ऐसा। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे पूरा, तो 1/2 m ओमेगा स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का करेंगे तो x³ 3, और वहाँ से L लिख ही देता हूँ 1/3 L³ 8 प्लस L³ 8। इसको पूरे को अगर सॉल्व आप करिए तो यहाँ से L³
8 हो जाएगा, और डिवीजन में L एक और है तो L³/4 हो जाएगा, और L³/4 और यहाँ से 6 तो 1/24 हो जाएगा। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे पूरे को तो 1/2m ω² L²। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक L है और यहाँ पर L³ है, तो कैंसिल हो जाएगा, तो L², और यहाँ से 4 और कुछ 24 इंटू sin² थीटा, तो छूट ही जा रहा है बार बार यहाँ से, क्योंकि x² है और sin² थीटा। तो यहाँ पर मैं कहीं इसको एडजस्ट कर देता हूँ, sin² थीटा यहाँ पर स्टार मार्क कर देता हूँ कि आप उसको समझिएगा। तो 1/2m L। तो सोचना बच्चों ये था आपको, ये चीज़ किसमें क्या हुआ। तो यहाँ से अगर आप करेंगे तो 1/24 m ω² L² sin² थीटा, ये आपका रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हुआ। ठीक है, अगर डायरेक्ट अगर आपको करना था तो डायरेक्ट भी इसको कर सकते हैं कि 1/2 m या मोमेंट ऑफ इनर्शिया टाइम्स I, या चलिए दूसरे पेज पे बता देता हूँ। जैसे कि अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर I है था 1/2 रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इज आवर 1/2 I ω²। ओमेगा तो हमें जितना था उसका वैल्यू गिवन ही था। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया की अगर बात करें तो कितना हो जाएगा 1/2 m L। तो उसका जहाँ से अगर रॉड अभी कैसे चल रहा था ऐसा, और अभी हमने देखा कि जो रेडियस वो फॉलो करेगा जिसमें वो घूम रहा होगा, तो यहाँ से कितना हो जाएगा L sin थीटा वाला हो जाएगा कंपोनेंट, है ना। तो उसका अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया को देखें तो L sin थीटा का होल² इंटू ω², तो 1/24 mL² sin² थीटा इक्वल टू ω², ऐसा। तो क्या कि हाँ ये ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आया होगा, तो समझ में आया होगा तो इसको चाहें तो आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। अब इसके बाद कुछ और टॉपिक लेते हैं। इसको यहाँ से ऐसे नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है बच्चों, तो ये आपने इसको लिख लिया। अब देखिए इसका दूसरा टॉपिक, एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम, तो इसको तो आप लोग पहले से जानते हैं, इस मोमेंटम को मास p कह के, अब हाँ ये तो इतना होता है मास इनटू वेलोसिटी। इस एंगुलर वर्ड के आने से क्या हो जाएगा, जिसको कहेंगे मोमेंट ऑफ मोमेंटम, इसको ये भी कह सकते हैं मोमेंट ऑफ मोमेंटम। तो जहां तक पहली बार मुझे लगता है कि आपने नाम सुना होगा इसको केमिस्ट्री में, जो बोहर्स मॉडल आप लोग पढ़ते होंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम में, तो वहां पर इसका नाम देखा होगा कि बोला जाता है कि एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ NH/2π। ऑल्दो न्यूक्लियाई के चैप्टर में फिजिक्स में भी है, तो बेसिकली एक्चुअल फिजिक्स वही है, वो आप लोग पढ़ते हैं केवल इलेक्ट्रॉन के पोजीशन को समझने के लिए कि इलेक्ट्रॉन का पोजीशन क्या हो रहा है। ठीक है, तो ये आप अगर देखेंगे कि एंगुलर मोमेंटम का, तो ये भी बड़ा अपने मतलब कि एक्सिस ऑफ रोटेशन पे डिपेंड करता है। जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, टॉर्क होता है, वो लोग भी क्या थे, एक्सिस ऑफ रोटेशन जहां पर होगा वैसा होगा, सेम मास बदल जाएगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया में आपने काफ़ी देखा, टॉर्क में भी आपने देखा ही कि हम उसको टॉर्क में कि मोमेंट ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है तो उस पर होगा। तो एंगुलर मोमेंटम भी समथिंग उसी कैटेगरी का है कि इसका भी एक्सिस ऑफ रोटेशन का बड़ा रोल है। तो आप देखेंगे इसमें वेरियस चीज़ें, मतलब कि जैसे आप वहाँ पर देखते थे ना कि कुछ अगर आपके पास मास इनटू वेलोसिटी मोमेंटम है तो उसका कंजर्वेशन होता था। मतलब डायरेक्ट मैं उसको नहीं बता रहा हूँ कि अभी धीरे 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 आपको सारे स्टेप से लेके जा रहा हूँ, मैं बस एक एनोलॉजी दिखा रहा हूँ कि भाई मोमेंटम वहाँ पर था तो मास इनटू वेलोसिटी होता था, फिर चेंज इन मोमेंटम क्या होता था तो वहाँ पर इम्पल्स होता था। इम्पल्स क्या चीज़ था कि आपने किसी को हिट किया और उसके चलते उसमें मोशन होने लगा। तो वहाँ पर इम्पल्स भी दो तरीके का होता था कि अगर आप
पॉजिटिव इम्पल्स दे देते हैं तो जो उसका वेलोसिटी है इंक्रीज हो जाता था, या रिटार्डिंग इम्पल्स देते थे तो उसका वेलोसिटी पहले से कम हो जाता था। तो चेंज इन मोमेंटम और इम्पल्स क्या है, तो सेम लाइन पर वैसा का वैसा ही यहाँ पर भी होगा। अगर एंगुलर मोमेंटम कंजर्व हो रहा है तो वहाँ पर जैसे कि मोमेंटम कंजर्व होता था तो नेट फोर्स जीरो होता था, तो यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम अगर कंजर्व हो रहा है तो उसमें हम क्या बोलेंगे कि नेट टॉर्क जीरो होगा। रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज योर फोर्स, सो रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर मोमेंटम इज योर टॉर्क। तो ये सब बातें एक एक करके समझेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि जो एंगुलर मोमेंटम है वो क्या चीज़ है। तो बेसिकली वो अगर कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट ले, दो तरह से हम सीखेंगे मोमेंट ऑफ मोमेंटम का, कि एक तो पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए होगा और एक डिस्ट्रीब्यूट कंटिन्यूअस बॉडी के लिए कह लीजिए या एक्सटेंडेड बॉडी के लिए कह लीजिए। पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए कैसे हो रहा है और दूसरा कंटिन्यूअस बॉडी के लिए, और एक्सटेंडेड बॉडी कह सकते हैं। एक्सटेंडेड बॉडी का मतलब कि हैविंग नॉट पॉइंट मास मीन्स हैविंग सम देयर शेप एंड हैविंग देयर मीन्स सपोज लेंथ है या कुछ, मतलब जितने भी अभी आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए देखें, रिंग हो गया, डिस्क हो गया, सॉलिड सिलेंडर हो गया, हॉलो सिलेंडर, हॉलो स्फेयर, हॉलो सॉलिड आपका स्फेयर, उन सबों के लिए तो एक्सटेंडेड बॉडी उसके लिए। तो पहले पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए देख लें कि वो क्या होता है। तो उससे जाने से पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि जो एंगुलर मोमेंटम नाम की जो चीज़ है या जो मोमेंट ऑफ मोमेंटम नाम की चीज़ है, तो जैसे आपने देखा था ना कि फोर्स इक्वल टू, यहाँ पर जैसे कोई एक ऐसा बॉडी होता था और ऐसा इस तरह का होता था और यहाँ पर आप फोर्स लगाते थे F और यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता था, तो टॉर्क क्या डिफाइन होता था, R परपेंडिकुलर डिस्टेंस F, और बाद में इसको हम बोलते थे R क्रॉस F। इस तरह की बातें देखिए, अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो यहाँ से मैं कह रहा हूँ कि अगर फोर्स लगता था और R परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता था, टॉर्क क्या डिफाइन होता था आपका, कुछ इस तरह की बातें कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू फोर्स। सो सेम लाइन पर ये भी जो एंगुलर मोमेंटम है आपका, इसको L से रिप्रेजेंट करते हैं, तो बोलता है कि R परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू मोमेंटम, और लिनियर मोमेंटम ऐसा करता है। ठीक, तो बाद में आपको ये आर्बिट्री कोई R होगा तो फिर R साइन थीटा, मतलब अभी तो मल्टीप्लाई ही समझिए इसको। इसका जब एक्चुअल फॉर्मूला आप देखेंगे तो वो बोलता है कि R क्रॉस P, वो कैसे होगा एक एक करके आपको बताऊंगा। तो पहले तो आप इसके लिए समझ रहे हैं कि पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए ये क्या हो रहा है कि L इक्वल टू R क्रॉस P, R इंटू P परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो सबसे आपको बेसिक जो आप पहली बार जहां पर सीखे थे, जब नाम ही सुना था एंगुलर मोमेंटम का, उसी को आपको क्लियर कर देता हूं। पहले यहां पर बच्चों क्या है कि इस तरह का ये है कुछ, और यहां पर सेंटर है O और इसका रेडियस R होगा, और सपोज उसका वेलोसिटी V है, और कोई ऑब्जेक्ट होगा तो कुछ ना कुछ उसके पास मास होगा ही होगा। तो इसका मोमेंटम क्या होगा, तो मोमेंटम तो तुरंत बोलोगे ना कि m इंटू वी होगा, यही होगा। और व्हेन द मोमेंट हमेशा वहां से अभी अबाउट द सेंटर ऑफ मास के लिए ले रहे हैं, सेंटर ऑफ ओ से ले रहे हैं, मतलब हमेशा आपको बताया रहेगा कि आपको कहाँ से लेना है, एक्सिस ऑफ रोटेशन आपका क्या है, किस पॉइंट के अबाउट ले रहे हैं, मतलब एक्सिस ऑफ रोटेशन हो या किसी पॉइंट के अबाउट हो। जैसे मतलब कि ये क्या चल रहा है, तो आप ऐसे समझिए कि जिससे आप मूव कर रहे हैं, ऐसे भी अगर मूव कर रहे हैं, हम अभी मूव करते हुए अगर अब हिल डुल रहा हूं मैं, तो अगर देखेंगे तो सामने से तो लगेगा कि लीनियर है, लेकिन मैं किसी पॉइंट को के उसमें देखूं तो मैं रोटेट कर रहा हूँ कि क्यों ना बहुत छोटे ही स्पैन के लिए हो, तो लेकिन मैं रोटेट कर रहा हूँ या हमें कोई ऑब्जर्व कर रहा होगा। तो मैं बार बार सैटेलाइट वाला एग्जाम्पल देता हूँ। ऐसा भी नहीं है कि हमेशा सैटेलाइट से, क्योंकि वो तो अर्थ स्फेरिकल है, वो तो बार बार वैसा दिखाई पड़ेगा ही पड़ेगा। यहां पर अभी जो आपको बता रहा हूं कि मैं मूवमेंट थोड़ा सा भी करूंगा तो किसी भी पॉइंट के अबाउट वो रोटेट कर रहा होगा, या मैं रोटेट कर रहा हूँ उसके अबाउट, या अगर उसको देखूं वो पॉइंट रोटेट कर रहा होगा मेरे अबाउट, इस तरह का। तो यहाँ पर अगर कोई मास इंटू उसका मास है और वी वेलोसिटी है, और यहाँ पर कहीं रखा है कि वो सर्कुलर मोशन में जा रहा है, रोटेट कर रहा है इस पॉइंट के अबाउट, मतलब इस पॉइंट के अबाउट चाहिए। तो यहाँ पर अगर देखेंगे, लिखें अगर कि एंगुलर मोमेंटम अबाउट O, अगर O के अबाउट निकालना है, तो अभी L के बारे में आपको क्या सिखाया गया कि उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो अगर उसमें जहां से भी रहेगा तो हमेशा तो 90 डिग्री होता है, तो बचपन में पढ़ लिए होंगे। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, हमेशा R। तो यहां से
मोमेंटम टाइम्स एम इंटू वी इंटू आर। तो यही आपने पढ़ा था ना एंगुलर मोमेंटम के लिए, मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी इंटू आर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो हाँ ये तो बहुत आसान निकला। यस ये आसानी है। तो ये तो आपको एंगुलर मोमेंटम किसी पॉइंट के अबाउट अगर इस तरह के अगर उसमें जा रहा है तब होगा, तो बहुत ही क्लियर है। अब बच्चों कि ऐसा ना हो, जैसे अभी मैंने घूमने वाला जो बात किया था ना, तो मैं तो कहीं आर्बिट्री में कहीं भी कैसे भी स्ट्रेट लाइन जा रहा हूँगा, लेकिन क्या वो पॉइंट आपके किसी के अबाउट घूम रहा होगा? पता करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई ट्रेन है और ट्रेन अगर कहीं जा रहा है, तो आप देखते हैं ना बाहर के आउटसाइड में चीज़ें गोल 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 घूमते नजर आता है, क्योंकि वो रेस्ट में रहता है और उसके रिस्पेक्ट में आप मूव करते रहते हैं। तो यहाँ से अगर मैं आपको कहूँ कि कुछ इस तरह का है, और कहीं भी ले लीजिए, m इंटू वी है और इस पॉइंट O के अबाउट लेना है, यहां पर O कर दिया, और ये डिस्टेंस r है सपोज, तो ऑब्वियस सी बात है थीटा होगा। तो इस पॉइंट के अबाउट अगर हमें लेना हो एंगुलर मोमेंटम, तो अभी आपको जो सिखाया गया था, तो यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा, आगे बढ़ा के भी देख सकते हैं उसको। तो यहाँ से r अगर ये है तो ये वाला कितना हो जाएगा, r साइन थीटा, या परपेंडिकुलर डिस्टेंस कुछ ना कुछ गिवन है d। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि एम वी आर साइन थीटा, ठीक है। और आप इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं आर क्रॉस एम इंटू वी, और दूसरी भाषा में आर क्रॉस पी। तो ये समझ में आया बच्चों कि किधर से क्या हो रहा है, इसको लेने का तरीका। या ऐसा भी आप देख सकते हैं कि अगर एक्स एक्सिस के अबाउट अगर 2 मीटर पर सेकंड से कोई ऑब्जेक्ट जा रहा है, उसका मास अगर 2 किलो है और एक पॉइंट है 1,2, तो इसके अबाउट चाहिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1 मीटर 2 मीटर है। तो यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो जाएगा, वो कैसे भी रहे किसी भी एंगल पे रहे, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो उसका 2 मीटर ही होगा। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं ना एंगुलर मोमेंटम L इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी 2 एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज t। तो यहाँ से कितना हो जाएगा kg मीटर पर सेकेंड मीटर स्क्वायर। तो kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड या मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाला ही है। तो ये बात आपको समझ में आया क्या, कि ये बेसिक ज्ञान कि हाउ विल यू कैलकुलेट द एंगुलर मोमेंटम और हाउ विल यू टेक द योर एंगुलर मोमेंटम किसी भी पॉइंट। मतलब अगर यहाँ पर है तो कुछ और होगा, इसी सेम ऑब्जेक्ट का अगर यहाँ पर हो ओ डैश मान लीजिए तो कुछ और होगा, उसका डी डैश कुछ मान लीजिए डिस्टेंस है। तो सेम ऑब्जेक्ट का एंगुलर मोमेंटम बदलते रहेगा, क्यों ना आपके पास लिनियर मोमेंटम सेम ही क्यों ना हो। तो वो जिस पॉइंट के अबाउट लेंगे वहां से वो उसका निकल कर आ जाएगा। तो ये बात आपको समझ में आया होगा। तो अगर बात समझ में आया तो इन दोनों को फटाफट चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं। अभी आपको पॉइंट ऑब्जेक्ट इसके लिए बताया जा रहा है। ये वाला अभी कंटिन्यूअस बॉडी और एक्सटेंडेड बॉडी इसके लिए बताएंगे, ठीक है। अगर लिख लिए तो उसको लिखने का मतलब आप उसको पॉज करके अपना उसमें लिखते रहिए कि अगर सर्कुलर मोशन में है उसी का सिंपल केस पहले बताया, और फिर उसके बाद आपको ये वाला बताया गया कि अगर आर साइन थीटा से अगर कोई जा रहा तब क्या होगा, ठीक है बच्चों। अब देखिए इसके अंदर फॉर कंटिन्यूअस बॉडी के लिए एंगुलर मोमेंटम जैसे, तो इसके लिए क्या होता है कि कोई भी कंटिन्यूअस बॉडी अगर है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा L इक्वल टू, तो वो किसके अबाउट रोटेट कर रहा है ये तो आपको बताए थे। तो सेंटर ऑफ मास जनरली भी मान लीजिए यहाँ पर, तो अगर ऑब्जेक्ट यहाँ से अगर R भी है तो M, और वही कि अगर डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट का होगा तो डिफरेंट डिफरेंट उसका होगा। तो यहाँ पर अगर DM अगर लेते हैं और DM लेते हैं और परपेंडिकुलर डिस्टेंस उसका R है इनटू ये अगर R हो गया, और आपको यही सिखाया गया कि और उसका समय का वेलोसिटी V है, तो DM इंटू V
ये तो आपका मोमेंटम हो गया और ये डिस्टेंस आर हो गया, ऐसा बोल सकते हैं क्या? तो dm इंटू आर, वी उसका अगर रोटेट कर रहा होगा ओमेगा से तो ये गिवन है, तो v इक्वल टू ओमेगा आर होता है। तो यहाँ से v इक्वल टू हम क्या बोल सकते हैं? ओमेगा आर, ऐसा। तो यहाँ से कितना हो जाएगा? dm इंटू आर स्क्वायर इंटू ओमेगा। तो इसका L का अगर पूरे को इंटीग्रेट करेंगे तो ऐसा मिलेगा। तो L इक्वल टू बच्चों कितना हो जाएगा यहाँ से? dm इंटू आर स्क्वायर का, एक साथ इसको ले लीजिए, वेरिएबल तो ही है, ओमेगा कांस्टेंट है, तो L का वैल्यू कितना हो जाएगा? आई ओमेगा, ऐसा। तो ये एनालॉजी आपका P इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी जैसा है क्या? ऐसा। तो m के जगह पर I है और v के जगह पर ओमेगा है, तो L इक्वल टू आई ओमेगा, ऐसा हम कह सकते हैं। तो यहां पर अगर L के लिए अगर सेंटर ऑफ मास के अबाउट है तो आप सेंटर ऑफ मास या नॉन बॉडी जिसके अबाउट वो चाहिए, तो वो तो सारा खेल फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे हो जाएगा कि वो किसके अबाउट है। तो ये बात समझ में आया बच्चों कि दो तरह का था, एक तो था पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए, तो उसके लिए क्या होगा? एम वी इंटू आर, या आर क्रॉस पी, या सिंपली परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द जहां पर पॉइंट है टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड मल्टीप्लाई विद देयर लिनियर मोमेंटम। वन थिंग फॉर एक्सटेंडेड बॉडी के लिए, अगर आप यहां से देखें कि कोई भी आर्बिट्री बॉडी अगर रोटेट कर रहा था तो उसमें ओमेगा उसका एंगुलर वेलोसिटी है और मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसका आई है, तो उसके सेंटर ऑफ मास के अबाउट या जिस पॉइंट के अबाउट वहां पर एक्सिस है वो जो नॉन वैल्यू है, तो वहां से हम इसको कर सकते हैं। तो आई सेंटर ऑफ मास, ठीक है। तो ये अगर कंटिन्यूअस बॉडी के लिए समझ में आए तो इसको फटाफट नोट डाउन आप लोग कर सकते हैं, ठीक। अब देखिए इसके बाद दूसरा इसका पॉइंट इसमें कि अगर वो दोनों मिक्स हो जाए तब क्या होगा? अगर दोनों चीजें अगर मिक्स हो जाए, मतलब कि अगर कोई लिनियरली जा भी रहा है और साथ साथ रोटेट भी कर रहा है अपने एक्सिस ऑफ रोटेशन का, तो उस केस में क्या होगा कि एंगुलर मोमेंटम कि मतलब कहने का क्या मतलब है कि अगर बॉडी अगर रोटेट भी कर रहा है तो उसका एक रोटेशनल मोशन होगा और आगे बढ़ रहा है तो उसके चलते ट्रांसलेशनल मोशन होगा। तो यहां पर हमें कॉन्शियस रहना पड़ेगा कि उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन किस पॉइंट पर है। तो उस साइड में यहां पर बोला जाता है L इक्वल टू L सेंटर ऑफ मास प्लस एम वी आर, सिंपल आप ऐसा कह सकते हैं, नहीं तो अगर वेक्टर के फॉर्म में अगर लिखना ही है पूरा तो आप उसको ऐसा बोल सकते हैं, R क्रॉस M इंटू वी, और L इक्वल टू 1 आई ओमेगा प्लस एम वी आर, इस तरह का आप इसको कह सकते हैं। तो वहां पर दोनों ये वाला रोटेशनल वाले पार्ट से आ रहा है और ये वाला आपका ट्रांसलेशनल वाले पार्ट से आ रहा है। अगर ये समझ में नहीं आया तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि कोई बॉडी अगर ऐसे जा रहा हो और यहां से ऐसा रोटेट कर रहा हो और आगे की तरफ बढ़ रहा है, तो यही होगा ना। तो अभी ये रोटेट भी कर रहा है और इसका आगे भी बढ़ रहा है, तो अगर सेंटर ऑफ मास के अबाउट उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है, ओमेगा है, तो ऐसा कुछ होगा क्या? आई ओमेगा प्लस एम वी आर, ठीक है बच्चों। अब देखिए कि ये बात तो हो गया, अब इसका थोड़ा टेक्निकल पार्ट भी समझ लें कि मतलब एंगुलर मोमेंटम को तो समझ गए, इस पे अभी क्वेश्चन भी मैं 2-4 अभी लूंगा और आपको उसको बताऊंगा। ये पार्ट अगर समझ में आ गया तो अब इसका दूसरा एक्सप्लोर करते हैं कि ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आपका फैन है, फैन अगर चलता है किसी सर्टेन स्पीड पे 456 रेडियन पर सेकेंड, मतलब 456 का मतलब वो नहीं, ज्यादातर मार्क तो आपका 5 तक ही होता है। तो अगर इस तरह का कुछ अगर रोटेशन हो रहा है, मान लीजिए कि रेगुलेटर है 2 नंबर पे चल रहा है, तो अचानक कोई आया 3 पे कर दिया, कोई 4 पे कर दिया, कोई 5 पे कर दिया, तो बेसिकली क्या हो रहा है? स्पीड अप हो रहा है। मैं बताना ये चाह रहा हूं कि एक्सेलरेशन उसका मतलब कि एंगुलर एक्सेलरेशन बढ़ते जा रहा है, एक बात। तो जरूर वो रेगुलेटर जो काम कर रहा था तो उसको कुछ ना कुछ तो जरूर दिया होगा, मतलब वो अपना इलेक्ट्रिकल एनर्जी दिया होगा, उसके चलते मोटर ज्यादा रोटेट कर रहा होगा। और आप उसको मैग्नेटिज्म में समझेंगे तो F इक्वल टू आई एल बी, वहां पर अपना उसका मैग्नेटिक फील्ड वगैरह वगैरह कुछ होता है। खैर यहां पर क्या करें, जैसे मान लीजिए कि कोई अगर आपका कोई मतलब व्हीकल है अगर चल रहा होगा,
मान लीजिए कि 10 मीटर पर सेकंड से कोई कार जा रहा है, पीछे से किसी ने आया उसको और इंपल्स दे दिया, तो 10 मीटर के बजाय से वो 20 मीटर पर सेकंड से अगर पीछे से उसको हिट कर रहा है तो, और सामने से अगर कर रहा है तो 10 से वो 5 हो जाए। तो अलग अलग मतलब है। तो आपको ये सब बातें वहां पर समझाया गया था कि अगर इनिशियल मोमेंटम कुछ है और यहां पर अगर आप इंपल्स देते थे तो वहां से पी फाइनल कुछ ऐसा होता था। इंपल्स का मतलब कि अगर समझ में नहीं आता है तो यहां से मैं हटा देता हूं, एफ डॉट डी टी जैसा कुछ होता था और यहां पर प्लस माइनस का साइन लगता था। अगर याद हो आपको तो इनिशियल में अगर उसको इंक्रीज अगर कर दे तो एफ डॉट डी टी तो पी फाइनल हो जाएगा, और दूसरा कि अगर पी इनिशियल है उसको रिटार्डिंग अगर इंपल्स अगर देते हैं तो उसका स्लो डाउन हो जाएगा। तो सेम काम बच्चों यहां पर भी उसके ऐसा ही बनेगा। वो कैसे, तो उसको समझिए कि एंगुलर मोमेंटम इज विद द सेम एनालॉजी कि अगर एफ या मतलब ऐसा बोलूं कि मैं कि P अगर कांस्टेंट होता था तो dp बाई dt का वैल्यू फोर्स होता था और ये 0 होता था, एक्सटर्नल फोर्स कह लीजिए। तो वैसे ही क्या होगा कि अगर कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की अगर बात करूं कि L अगर कांस्टेंट अगर होगा, ठीक, तो इसका dl बाई dt का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये 0 होगा और ये कितना होगा, नेट एक्सटर्नल टॉर्क। ऐसा कि नेट एक्सटर्नल टॉर्क अगर 0 होगा तो dl बाई dt का वैल्यू 0 होगा। अच्छा, अब इसको अगर आप देखिए कि dl बाई dt इक्वल टू, यहां से तो हम टॉर्क कह ही सकते हैं जो यहां से हो रहा होगा, क्योंकि dp बाई dt इक्वल टू एफ एक्सटर्नल, तो dl बाई dt कितना हो जाएगा, मतलब जो मोमेंटम का जो हैसियत है वही एंगुलर मोमेंटम का यहां पर है, तो जो फोर्स होगा वही टॉर्क होगा। तो ऐसा हम बोल सकते हैं, तो dl बाई dt इंटू टॉर्क इंटू dt, ऐसा बोल सकते हैं क्या यहां से कि dl बाई dt इक्वल टू ए टॉर्क, तो dl इक्वल टू कितना होगा, टॉर्क इंटू dt। तो dl में अगर देखेंगे तो डेल्टा एल इक्वल टू इस यहां पर, और इस क्वांटिटी को जो वहां पर इंटीग्रेशन के मार्क में डाला हूं, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू टॉर्क dt, तो इसको बोलेंगे एंगुलर इंपल्स। तो देखिए, तो एक चीज अब यहां से हम बोल सकते हैं कि अगर आपका मोमेंटम एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व कराना है, तो जैसे आप बार बार पीछे मैं जो बोल रहा हूं कि पीछे देखा मींस एंगुलर मोमेंटम के बारे में, कि एंगुलर मोमेंटम के कंजर्व होने के लिए एक और एक ही शर्त होता था कि इसमें नेट फोर्स 0 हो, नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 हो, तभी आपका मोमेंटम कंजर्व होता था। अगर नहीं 0 होता था तो हम उसका एडिटेड फॉर्म बताए थे, ये वाला जो पीछे भी लिखा कि P इनिशियल इक्वल टू चेंज इन मींस कि व्हाट एवर द इंपल्स इज एक्टिंग प्लस माइनस इक्वल टू फाइनल। तो ऑन टू सेम रीजन पे यहां पर भी होगा कि एंगुलर इंपल्स अगर लग रहा होगा तो L इनिशियल इज प्लस माइनस एंगुलर इंपल्स इक्वल टू L फाइनल। तो जो इसका इनिशियल एंगुलर मोमेंटम जो होगा इनिशियल, और मतलब एक तो देखेंगे नेट टॉर्क 0 है क्या, अगर नेट टॉर्क 0 है तो उससे अच्छी बात तो कुछ होगा ही नहीं, हम L इनिशियल और L फाइनल के लिए फटाफट चले जाएंगे, एक बात। दूसरा कि इसका अगर इनिशियल अगर 0 नहीं है, मतलब कि इस पे कुछ फोर्स एक्स्ट्रा लग रहा है तो उसको हम बताएंगे। अगर वो स्पीड अप हो रहा होगा तो यहां पर प्लस होगा, मतलब कि भाई जैसे मान लीजिए कि 2 रेडियन पर सेकंड से रोटेट कर रहा है कोई ऑब्जेक्ट था ऐसा 2 रेड पर सेकंड से, तो अचानक कोई इसको ऐसा हिट किया तो 2 से उसमें 6 रेड पर सेकंड हो गया। तो यहां पर अगर स्पीड हो रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा ना। ये बात समझ में आया कि अगर 2 रेड से तो यहां पर पॉजिटिव एंगुलर मोमेंटम होगा। अब 2 रेड से हो रहा और 1 रेड आ जाए पर सेकंड अगर रोटेट करने का, तो यानी कि इस पे नेगेटिव इंपल्स लग रहा होगा, एंगुलर इंपल्स लग रहा होगा। तो ये 2 बातें अपना ध्यान में रखिएगा उसको करने के लिए। और एक चीज यहां से और मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसका सेंस ऑफ रोटेशन क्या होता है, मतलब कि जैसे अगर कोई 2 फोर्स लग रहे हैं, 3 फोर्स लग रहे हैं, जैसे कि यहां पर इंपल्स की बात करें, अगर उसको स्पीड अप कर रहा होगा तो यानी कि सभी उसका एंगुलर मोमेंटम पॉजिटिव मतलब सेम डायरेक्शन में होगा। मतलब कहने का ये बात आपको समझ में आया होगा, तो इसको चाहे तो आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो फिर मैं उसमें आगे चलता हूं। ठीक है बच्चों, इसको लिख लीजिए, फिर यहां पर इसको लिख लीजिए। आइए आपको एंगुलर मोमेंटम का एक
दूसरे कॉन्सेप्ट एक मतलब एडवुड मशीन वाले से फिर से उससे ही समझा देता हूं। जैसे ये ऐसा है और यहां पर O पॉइंट है, तो मान लीजिए कि यहां पर मास m1 है। इस बार वो चक्कर में पड़ा ही नहीं न्यूमेरिकल वैल्यू लेने के लिए, क्योंकि पीछे एक निगेटिव आ गया था, तो इसलिए इसको m1 m2 कर दिया। अब क्या कि जो होना है होते रहेगा। I और इसका रेडियस r है कुछ इस तरह का, इसका पुली का मोमेंट ऑफ इनर्शिया r है, तो इसको रेस्ट ऐसे छोड़ दिया। तो और यहां पर लिख दे रहा हूं कि m2 इज ग्रेटर देन m1। तो m2 अगर नीचे की तरफ अगर आ रहा हो ऐसे, तो ऊपर की तरफ आ रहा होगा। तो ध्यान से देखिए कि पुली जो घूमना एक बार स्टार्ट हुआ वो बढ़ेगा या कम होगा? ऑब्वियसली कहेंगे बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि ये नीचे की तरफ आ रहा होगा, ये ऊपर की तरफ बढ़ रहा। तो दोनों का काम क्या है कि इसको स्पीड अप करना। तो यानी कि जो एंगुलर मोमेंटम, मान लीजिए कि इसका v वेलोसिटी गेन कर रहा होगा, ये v वेलोसिटी गेन कर रहा होगा, तो एंगुलर मोमेंटम अगर लिखेंगे तो m2 इंटू वी, मतलब इसको राइट हैंड रूल से इसको आप समझ सकते हैं कि इसको ऐसा रोटेट कर रहा होगा और उसमें वो भी अंदर की तरफ जा रहा होगा। ऐसे क्लॉकवाइज जा रहा तो इनवर्ड होगा, तो m2 इंटू वी प्लस m1 इंटू वी, यही ना। अच्छा, कहे कि इसमें एक चीज कई सर मिस कर रहे हैं क्या? कि वो उसका रेडियस मिस नहीं कर रहा हूं, उसको लिख रहा था इंटू आर। तो आर को अलग मार्क से दिखा दूं कि आपको रिमाइंड कराते रहे इस तरह का। तो एंगुलर मोमेंटम जो m1 और m2 है, 2 पॉइंट मास है। अब देखिए m1 इसमें ऐसा जा रहा है और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है, ये v से तो यहां पर जा रहा है। याद आया कि कुछ ऐसा था ना कि अगर m1 अगर v से जा रहा है, अब पॉइंट यहां पर है, क्योंकि इसी चीज को आप ऐसा करके तो समझ लीजिए। तो ये डिस्टेंस आ रहा है, तो उससे तो फर्क पड़ता ही नहीं है ये कितना डिस्टेंस है यहां से, उस पर डी पे पड़ता था और इसका भी रेडियस आर है। तो उस केस में आप ऐसा बोल सकते हैं क्या? बिल्कुल बोला जा सकता है। m2 इंटू वी इंटू आर प्लस m1 इंटू वी इंटू आर, वो दोनों के लिए सेम ही होगा। वहां पर m1 m2 ऐसा आगे पीछे लिख दिया है, ठीक है। और एक चीज और है कि ये तो ऊपर नीचे से साथ साथ में तो हो ही रहा है, साथ साथ क्या हो रहा है, इसको घुमा रहा है। तो घुमा रहा है तो उसके चलते मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसका आई और ओमेगा, यही होता था। आपको सेंटर ऑफ मास के बताए थे। तो यहाँ पर सफिशिएंट फ्रिक्शन है, क्वेश्चन में सब मेंशन रहेगा, उसकी चिंता मत करिएगा कि इफ हैविंग अ सफिशिएंट फ्रिक्शन इट विल हैव द not slipping of string is not slipping over the pulley, but it will be the rotating. So in that case what will happen? V is equal to omega r, you can say that ऐसा, या रेडियस स्मॉल r लिया हूं तो स्मॉल r ही ले लेता हूं। तो यहां से कितना हो जाएगा बच्चों? m2 m1 प्लस इसको कॉमन ही ले लेते हैं, v इंटू आर प्लस आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया गिवन है, तो इसको ओमेगा की जगह पर कितना हो जाएगा? v बाई आर, ऐसा हो जाएगा। अच्छा, अब रहा जहां तक v का सवाल कि v कैसे निकालेंगे, तो एक्सेलरेशन इसका निकालना सीखे थे ना, याद है एक्सेलरेशन या भूल गए? जिनको याद है वो अपना बता सकते हैं, यस सर अपना कुछ लिखकर, या आप एक्सप्रेशन ही लिख दीजिए उधर मैसेज बॉक्स में, तो आपको याद होगा कि इसमें हैवियर जो था m2 माइनस m1। चलो मैं आपके लिए लिख ही देता हूं कि बहुत देर से कुछ आपको लिख कर दिखाया नहीं है, तो आपको भी कंप्लीट एक क्वेश्चन ही कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब देखिए, जो आपने नया जो चीज सीखा है, ये चीज सीखा है, और पीछे का कैसे उसके साथ रिपीटेशन होगा और ऐड हो जाएगा। मतलब इसको तो आप जानते थे ना कि व्हेन द, अगर रेस्ट से अगर कोई छोड़ दिया जाए, m2 और m1 है, m2 से नीचे जा, m2 वाला नीचे जा रहा है, m1 वाला ऊपर की जा रहा है। क्यों इस तरह से ऐसा हो रहा होगा? इस तरह से ऐसा हो रहा है ऐसा कि m2 नीचे की तरफ जा रहा है, m1 ऊपर की तरफ जा रहा है। तो अगर हम उस पुली के लिए देखें कि अबाउट ओ, मतलब मोमेंट जो एंगुलर मोमेंटम है, क्वेश्चन का पार्ट है, वो ऐसा बोल रखा है कि फाइंड एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट ओ, इसके अबाउट चाहिए। अगर ओ के अबाउट चाहिए तो कुछ इस तरह की कहानी बनेगा क्या? m2 इंटू वी इंटू आर, m1 इंटू वी इंटू आर। हम देख रहे हैं बस पुली को घुमाने में कौन हेल्प कर रहा है, तो m1 का अबाउट ओ में कर रहे हैं, तो उसके लिए और भी आप कर सकते हैं। तो मतलब पुली ही ले देकर वहां पर है, तो और कौन कर रहा है? m1 और m2 दोनों उसको हेल्प कर रहे हैं उसको रोटेट करने में, दैट इज वाई प्लस। अगर दोनों नीचे की तरफ जाते तो एक प्लस एक माइनस। ये बात समझ में आया बच्चों? और यहाँ पर आई इंटू ओमेगा, उसका जो भी कंटिन्यूअस बॉडी एक्सटेंडेड बॉडी है, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई गिवन है, और ओमेगा से रोटेट कर रहा होगा तो v बाई आर होगा। और v का वैल्यू क्या होगा अब उसको मैं बता रहा हूं कि वंस यू नो दैट एक्सेलरेशन देन यू विल गेट योर वेलोसिटी इन द टाइम डिपेंडेंट, मतलब वहां पर इन द t टाइम के बाद ऐसा हो रहा होगा। सो यहां पर फाइंड एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट ओ आफ्टर टाइम t, और लो
आफ्टर टाइम टी। तो ये पूरा का पूरा आपका एक तरह से कंप्लीट क्वेश्चन बन गया। तो आइए, तो अभी तक तो आपको मतलब नया जो चीज सीखा है आपने ये सीखा, पीछे जो सीखा है उसको आके इसके साथ मिक्सअप कर देते हैं। तो समझ में आया? मैं इसी की बात कर रहा था कि क्या होगा। तो देखिए, इसका फ्री बॉडी डायग्राम वगैरह बनाने के लिए थोड़ा दूसरे पेन से मार्क कर देते हैं कि ये M1G नीचे की तरफ लग रहा होगा और ये M2G नीचे की तरफ लग रहा है, ऐसा। और जब इसको आप लिखेंगे तो M2G माइनस इसमें हम T2 ले लेते हैं और इसमें T1, क्योंकि आपको बताया था वो सब सारा डिटेल में टॉर्क के लिए कि तभी वो स्पीड अप होगा। T2 माइनस M2A और यहाँ से T1 माइनस M1G इक्वल टू M1A, और टॉर्क इन दोनों का लेंगे तो T2 माइनस T1 के लिए यहाँ से I इंटू A बाई आर स्क्वायर ऐसा होता था। इन सबों को ऐड करेंगे आप तो T2 T1 T कैंसिल हो जाएगा, तो A इक्वल टू जो वैल्यू निकल कर आएगा बच्चों M2 माइनस M1G अपॉन M1 प्लस M2 प्लस I बाई आर स्क्वायर ऐसा होगा। तो अभी V इक्वल टू U तो 0 है प्लस AT, तो जितना भी आया अभी A इंटू टी आ जाएगा। तो वंस यू नो दैट V इंटू टी, तो यहाँ पर उसका V वेट कर रहा है ना, यहाँ पर दोनों जगह पे A और V, इसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, वहाँ पर रख सकते हैं। तो ये बात अगर समझ में आया तो फटाफट इसको नोट डाउन कर लीजिए, तो आपका कॉन्सेप्ट बहुत हद तक क्लियर करके देगा। ठीक है बच्चों, अब आ जाइए, इसमें दूसरा एक और टाइप का क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं। जैसे इस तरह का, या जब फिगर है तो यहाँ पर ऐसा इस तरह का ऐसे है, तो यहाँ पर अगर वो ऐसे रोटेट कर रहा है और आगे की तरफ जा रहा है ओमेगा से, और उसका कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया रेडियस यहाँ से यहाँ तक का आर है, तो यहाँ पर एक पॉइंट ओ है, तो पूछ रहा कि फाइंड मोमेंट ऑफ एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट ओ। मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं बच्चे, मोमेंट ऑफ मोमेंटम या एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओ। तो देखिए इस केस में क्या होगा कि अगर ये ऐसा रोटेट कर रहा होगा V से, अगर ये आगे जा रहा होगा तो V इक्वल टू ओमेगा आर, मतलब यहाँ पर अगेन सफिशिएंट फ्रिक्शन, इट इज नॉट स्लिपिंग ओवर द दिस सरफेस। ये मेंशन है कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज रोटेटिंग एंड मूविंग ऑन द सरफेस विदाउट स्लिपिंग एंड V इक्वल टू ओमेगा आर, इन दैट केस सो व्हाट विल बी द एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट O। तो जैसा मैंने बोला था कि दोनों काम कर रहा है, आगे भी जा रहा है और उससे रोटेट कर रहा है, तो आप इसको देखेंगे तो मतलब ये आगे जा रहा होगा और ओमेगा, तो दोनों एक साथ चल रहा है ना, मतलब ये आगे भी बढ़ रहा है और ऐसा गोल गोल घूम भी रहा है। तो सेम सेंस में अगर घूम रहा है, अगर ऐसे ही सेंस में अगर घूम रहा है और इसको आगे भी बढ़ रहा है, तो MVR उसको क्या कर रहा होगा, उसका मोमेंटम या उसको इंक्रीज कर रहा होगा, उसका वेलोसिटी इंक्रीज करा रहा होगा। तो हम यहां से बोल सकते हैं कि एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू I ओमेगा प्लस MVR, ऐसा। अगर V वेलोसिटी वहां से गिवन है तो अगर फिर से यही क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाए, अब अभी किसके कर रहे हैं, पॉइंट O के अबाउट, तो अभी आगे बढ़ रहा और उधर उससे निकल रहा है, मतलब आगे गोल गोल घूम रहा है और आगे भी बढ़ रहा है। अगर डायरेक्शन अचानक से उल्टा हो जाए, मतलब इसके बजाय ऐसे अगर घूमने लगे, तो
तो भी एक किधर आने लगेगा, जब ऐसे घूमेगा तो एंटी क्लॉकवाइज, तो पीछे की तरफ आने लगेगा। और तो इसका, और वो आगे की तरफ, मतलब कि अगर ऐसे अगर सेंस ऑफ रोटेशन बन गया और वो आगे की तरफ जा रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, धीरे धीरे उसका मतलब ये समझिए कि उसका घूमने वाला जो काम है वो कम हो जाएगा ना। और एमवीआर, तो इस बार क्या कर रहा है, एमवीआर उसको रिटार्ड कर रहा है। सो इन दैट केस यहां पर आप कह सकते हैं कि आई ओमेगा माइनस एमवीआर, ऐसा होगा। तो ये बात आपको समझ में आया कि सेंस ऑफ रोटेशन उसका अगर ऑपोजिट हो जाता तो एल इक्वल टू आई ओमेगा माइनस एमवीआर होगा। अगर उसी डायरेक्शन में जा रहा है जिधर वो वी इक्वल टू ओमेगा आर जा रहा है और ऐसा रोटेट कर रहा है, तो दोनों के दोनों आपस में एड अप होंगे। तो ये बात समझ में आया तो इसको फटाफट नोट डाउन कर लीजिए, ये आपको बहुत हेल्प करेगा आगे, क्योंकि ये बेसिक है। यहाँ पे मार्क ही कर देता हूं कि ये बेसिक है, कि इसको बच्चों को अक्सर इसको लेने में दिक्कत होता है कि उसको पॉजिटिव कब लें, निगेटिव कब लें। तो आप हमेशा समझिए कि जब सेंस ऑफ रोटेशन हो, मतलब जिधर वो रोटेट कर रहा है और उधर ही बढ़ रहा है, यानी कि दोनों का दोनों एंगुलर मोमेंटम एड अप हो जाएगा। ये ऐसे बढ़ रहा है अंदर की तरफ और वो भी आगे की तरफ जा रहा है, तो अंदर की मतलब दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अंदर की तरफ लग रहा है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर मूव कर रहा हो, तो अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा तो बाहर की तरफ होगा, और एक अंदर की तरफ होगा, तो जिसके चलते उसमें से अपोजिट होगा, ये रिटार्ड करेंगे। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो ये बात आपको समझ में आ गया होगा। तो आपको बस सिंपल एंगुलर मोमेंटम आपको निकलवाना सीखा इसमें। अब हम लोग बात करेंगे कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। यहां पर कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, तो अभी थोड़ा देर पहले आपको वही सब समझा रहा था, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो देखिए, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के लिए अगर कोई रोटेटिंग बॉडी है, उसका अगर नेट एक्सटर्नल टॉर्क अगर 0 है, तो वहां पर कंजर्व होगा। या हम ये भी बोल सकते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ द रोटेटिंग बॉडी इक्वल टू एक्सटर्नल टॉर्क। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू नेट एक्सटर्नल टॉर्क, ऐसा। तो dl बाई डी टी इक्वल टू एक्सटर्नल, और L एक्सटर्नल, अगर इफ मतलब L इज कांस्टेंट है, तो हम यहां से क्या बोल सकते हैं, टॉर्क एक्सटर्नल इक्वल टू 0। आप पता होगा ना कि किसी भी कांस्टेंट चीज को अगर डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, वो शून्य हो जाएगा। तो L अगर कांस्टेंट होगा, अगर उसका dl बाई dt लेंगे तो 0 होगा। तो पहले भी बताया था, फिर से एक बार बता दे रहा हूं। ठीक, तो इसमें क्या होगा कि आप अगर dl इक्वल टू अगर देखेंगे तो टॉर्क एक्सटर्नल इंटू dt, ऐसा होगा। तो डेल्टा L इक्वल टू एंगुलर इंपल्स जो लिखा था वही चीज यहां पर फिर से लिख दे रहा हूं अब इसके प्रॉपर इसमें। तो एल आई इक्वल टू प्लस माइनस, मतलब कि एक तो सिंपल इंपल्स होने के लिए क्या है कि चेंज इन, मतलब कि जो एल आई इक्वल टू एल एफ है, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता है, तब तो आपको ये लगेगा फोर्स तो नहीं, नो एक्सटर्नल टॉर्क। टॉर्क अगर कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लग रहा तो उस समय 0 होगा। मतलब फॉर एग्जांपल इसका कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के लिए आपको बता दूं, एंगुलर मोमेंटम के लिए बता दूं कि जैसे मान लीजिए कि कोई चीज रोटेट कर रहा है और ऊपर से अचानक से कोई एक चीज कोई ड्रॉप कर दिया, तो ऑब्वियसली उसका अगर जैसे ही कोई चीज अगर ड्रॉप करेंगे तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया एकदम से बढ़ जाएगा। बेसिकली जो एल आई इक्वल टू एल एफ लिखा हुआ है, तो ये इसकी बात कर रहा है, आई वन ओमेगा वन इक्वल टू आई टू ओमेगा टू, इस तरह का। मतलब मान लीजिए कि अचानक से कोई या उन लोग को देखा है जो स्केटर डांस करते हैं, अपना पैर वैर थोड़ा उसको ऐसा एक्सटेंड करके और ऐसे अपने आप को स्क्वीज कर लेते हैं। तो बेसिकली कोई भी, या आप ऐसे जैसे ये सब बुक्स वगैरह में भी देखेंगे कि डंबल लिया है ऐसा, फिर उसको ऐसे गोल गोल घूम रहा है, तो उसमें इसका स्पीड क्या होगा। फिर ऐसे अपने चेस्ट के पास अगर उसको आर्म्स को अगर फोल्ड कर लिया तब क्या होगा। तो ये जो चेस्ट मतलब जो आर्म को ओपन कर रहा है या फोल्ड कर रहा है, तो उससे क्या हो रहा है कि उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जा रहा है या घट जा रहा है। तो उससे क्या होगा, तो देखिए यहां पर आई इंटू ओमेगा का वैल्यू क्या है, कांस्टेंट। तो अगर आई बढ़ेगा तो ओमेगा कम होगा, ये बात होगा, या ये बढ़ेगा तो इसका कम होगा। तो अगर स्पीड अगर आपको बढ़ाना है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कम कर लीजिए,
अगर स्पीड अगर कम करना है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया को बढ़ा लीजिए। जो बेली डांस या उस तरह के जो स्केटर पे डांस लोग करते रहते हैं, मतलब जो लेडी करती है अपना, जैसे कि आर्म को फोल्ड कर दिया या लेग को और एक्सटेंड कर दिया, तो उस समय उनको जब तो उनको अपना स्पीड कम करना होता है तब उस समय करते हैं। मतलब बेसिकली एंगुलर मोमेंटम का कंजर्वेशन है, कहने का शुद्ध तरीका ये है। और उसको जब अपना स्पीड बढ़ाना होता है तो अपना वो देखते होंगे कि बहुत एकदम हैंड को अपना फोल्ड ऐसा करके और बहुत तेजी से अपने पैर वैर को थोड़ा बहुत ऐसा कर लेते हैं, तब उस समय होता है। या जो डाइवर वाले हैं लोग, मतलब ओलंपिक में आप देखते होंगे कि कुछ वो ऐसा जो स्विमिंग वाले हैं करते हैं, जो डाइव लगाते हैं जहां पर उनका पॉइंट उसके चलते मिलता है पानी के अंदर। तो अब देखेंगे जंप करने से पहले तो करेंगे और अपने बॉडी को बहुत स्क्वीज कर लेंगे, बहुत तेजी से रोटेट करता है, तो जो रोटेशनल एनर्जी है फिर जाकर वो डाइव लगा देते हैं ऐसा। तो जितना भी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है वो पेनिट्रेट करने में उनका चला जाता है। तो जहां पर जितना पेनिट्रेट करेंगे उनका उतना पॉइंट मिलता है। सो दैट इज वाई जो डाइवर लोग अपना इस तरह का करते हैं, तो जितना वो स्क्विच कर सके, तो यानी कि वहां पर एंगुलर मोमेंटम को बढ़ा रहे हैं, कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लग रहा है, वो सब कुछ इंटरनल टाइप का उसमें बॉडी से अपने आप कर रहे हैं। तो उसके लिए तो इसका ये इस तरह का है कि अगर आपको स्पीड बढ़ाना है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कम कर लीजिए, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ेगा तो उसका एंगुलर स्पीड कम हो जाएगा। कहने का मतलब जैसे मान लीजिए कि आपका अर्थ है, अगर चलो इसी पे काम कर लेते हैं, इसी कॉन्सेप्ट पर एक, तो जैसे आपका ये अर्थ है और इसका रेडियस आर है। एक दिन भगवान को गुस्सा आया कि ये सब जो लोग हमारे हैं वो ठीक से अपना बात नहीं मान रहे हैं, तो उन्होंने क्या किया कि कुछ मास वैसा सेम रख करते ही r से r/2 कर दिया कि अब लोग, तो बताइए कि लेंथ ऑफ द डे पे, मतलब कि जो उसका दिन का जो ड्यूरेशन है 24 आवर्स का, तो कम होगा ज्यादा होगा तो कितना होगा। तो देखिए वहां पर क्या हुआ कि बताया नहीं कि अपने आप अचानक से हो गया, मतलब फोर्स वगैरह के लिए नहीं है, इंटरनल फोर्स के चलते कुछ हुआ होगा ऐसा। तो और भगवान के पास मिडास टच भी होता है, अपना किया तो सब चीजें बदल गया। तो अगर हम देखें कि अगर एंगुलर मोमेंटम तो कंजर्व होगा उस समय भी और अब भी, तो यहाँ पर I1 ω1 प्लस इक्वल टू I2 ω2। तो I1 उस केस में क्या था, जब हमारा अर्थ कैसा है, सॉलिड स्फीयर है, तो 2/5 mr² इंटू 2π/T1 इक्वल टू इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 m, r से r/2 हो गया था, इक्वल टू 2π/T2, क्योंकि ओमेगा इक्वल टू यही होता है ना 2π/T1। तो यहां से देखेंगे 2π/r 2π/mr² कैंसिल हो जाएगा, 2π कैंसिल हो गया। तो यहां से इसका वैल्यू देखेंगे तो T1 इज 1/T1 इक्वल टू 1/4 T2 ऐसा। तो हम यहां से बोल सकते हैं क्या, T2 इक्वल टू T1/4। तो T1 पहले कितना था 24 आवर्स, अब कितना हो गया 4, तो कितना हो गया 6 आवर्स। तो इस तरह का क्वेश्चन समझ में आया कि उसमें बोलता है कुछ कि इसका हाफ रेडियस हो रहा है। कभी कभी वॉल्यूम को ही डायरेक्टली कर देते हैं कि 1/64 हो गया, तब उस केस में क्या होगा। तो खैर इसके लिए कि अगर अचानक से अगर r रेडियस था और r से r/2 हो गया, देन उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा बच्चों, देन उसका टाइम का ड्यूरेशन कितना होगा। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ऐसा होगा। तो ये बात आपको समझ में आया होगा, समझ में आया तो लिख लीजिए। इसी का एक्सटेंडेड और है, एक और आपको बता देता हूं कि इसका वॉल्यूम v है और v से इस अपना अर्थ के ही बारे में कर रहा है, v से अचानक v/24 हो रहा है, तब टाइम उसका टाइम अगर ओरिजिनली 24 आवर है जैसा कि हम जानते हैं, तो उस केस में कितना होगा। जिनका आंसर आ जाए तो अब बताइएगा, नोट डाउन कर लीजिए पहले तो, और क्वेश्चन को भी देखिए। तो इसको आइए बता देते हैं फटाक से। ठीक है, तो इसमें देखिए कि अगर वॉल्यूम अभी अर्थ का कितना होता है 4/3 πr क्यूब,
इक्वल टू, तो इसमें कितना हो गया 1/64 इसका ओरिजिनल का, तो इस केस में कितना हो जाएगा 4/3 पाई ऑफ आर डैश क्यूब। क्वेश्चन समझ में आ गया था ना कि अचानक वॉल्यूम 24 लिख दिया हूं। अच्छा, तभी आप लोग परेशान हो गए, 24 नहीं 64 आवर। ठीक है, तो 1/64 हो रहा है, तो पाई बाई 4/3 पाई कैंसिल हुआ, तो यहां से देखेंगे तो r/4 इक्वल टू आर डैश आ जाएगा। तो पिछले बार में आपको r से r/2 किया था, इस बार यहां से कितना हो जा रहा है r/4 हो रहा है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनिशियल मतलब कि Li इनिशियल इक्वल टू L फाइनल, और यहाँ से I1 ओमेगा 1 इक्वल टू I2 ओमेगा 2। तो 4/3 mr स्क्वायर ऐसा हो गया इंटू 2 पाई बाई T1 इक्वल टू 2/5 m r/4 का स्क्वायर इंटू 2 पाई बाई T2, और यहाँ पर T1, तो 2 पाई कैंसिल हो गया, 2/5 mr स्क्वायर कैंसिल हो गया। तो यहाँ से कितना बचा आपके पास 1 बाई, या वही कहिए कि T2 इक्वल टू कितना हो जाएगा T1/16, तो यानी कि 24/16, यानी कि 3/2 आवर्स, 1.5 आवर्स का दिन रात होगा। तो अचानक से अगर ऐसा होगा तो पता चला 1 घंटा 1.5 घंटा पढ़ा, सारा दिन हो गया। तो 2-4-10 घंटा पढ़ लिया तो कहे कि बहुत दिन से पढ़ रहे हैं, लाइटर नोट पे बात कर रहे थे। तो ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आया कि अगर एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व अगर कराना होगा तो इस तरह के क्वेश्चन आप कैसे करेंगे। अचानक से अगर स्क्वीज हो जाता है तो उसका ड्यूरेशन ऑफ द डे कैसे चेंज करेगा, तो आप भी कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के हेल्प से कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसको तो आप लोग लिख लीजिए फटाक से पॉज करके, फिर अभी नेक्स्ट क्वेश्चन और थोड़े जो अच्छे क्वेश्चन हैं वो अभी रखा हूँ, उस पर चेक काम करेंगे। ठीक है, तो आइए बिना देर किए उसको अप्लाई कर लेते हैं। ये कह रहा है कि कंसीडर द हॉरिजॉन्टल प्लेन, इट्स द लिनियर वेलोसिटी v, रोटेशनल एंगुलर वेलोसिटी इज ओमेगा, फाइंड द एंगुलर मोमेंटम अबाउट द पॉइंट p ऑन द ग्राउंड as shown in a figure. What happened to this angular momentum if the cylinder is the rotating on the opposite direction but moving translationally in the same direction? तो अभी ऐसा क्वेश्चन में आपको बताया था, ये शायद वही है, लेकिन यहाँ पर हाँ एग्जैक्टली वही है, वहाँ पर सिलेंडर बस दे दिया। तो अभी इसका अगर मूव कर रहा है कैसा, इस डायरेक्शन में ऐसा, और आगे की तरफ बढ़ रहा है, तो इसका सेंस ऑफ रोटेशन ऐसा मतलब कैसा क्लॉकवाइज, और उसको भी आगे की तरफ बढ़ रहा है तो अंदर की तरफ, मतलब इसको क्लॉकवाइज घुमा रहा होगा। तो इसका जो एंगुलर मोमेंटम के लिए जहां तक बात है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका कितना हो जाएगा, डिस्क है तो इस, ठीक है, mr स्क्वायर बाई 2 इंटू ओमेगा ए प्लस m इंटू वी इंटू आर, यही होगा ना इस पॉइंट के अबाउट। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा, कहीं से भी वो मूव करे तो ये आर ही होगा ना, तो m इंटू वी इंटू आर। अच्छा, अब वो कह रहा है कि अपोजिट हो जाए, तो उस दैट केस तो m इंटू आर स्क्वायर बाई 2 ओमेगा माइनस एम वी आर, मतलब वो घूमने के बजाय ऐसा घूमने के बजाय ऐसा घूमने लगे तो जाएगा, मतलब कि घूम रहा होगा ऐसे लेकिन वो जा रहा है ऐसे, तो उसको रिटार्ड कर रहा होगा ना, स्पीड स्लो डाउन कर रहा होगा, तो दैट इज वाई उस केस में आपका नेगेटिव आ जाएगा ये चीज। ये बात आपको समझ में आया? ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि डिस्क विद द मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 इज रोटेटिंग विद द एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 1 अबाउट द फिक्स्ड एक्सिस, अबाउट द कोएक्सियल डिस्क विद द मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2 which is at rest at gently placed on the first disk along the axis। मतलब एक पहले से डिस्क ऐसा है आपका ऐसा, और ऊपर से एक और डिस्क को ऐसा कर रहा है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 है जो कि ओमेगा 1 से रोटेट कर रहा है ये वाला, और इसका I2 है रेस्ट में है और जेंटली इस पे पुश कर रहा है। तो जेंटली वर्ड यूज करने का मतलब क्या कि कोई उस पे पीछे की तरफ उसको मतलब नीचे की तरफ पुश नहीं किया है या उसके एक्सिस ऑफ रोटेशन में कोई गड़बड़ी नहीं हो रहा है। तो कह रहा है कि ड्यू टू फ्रिक्शन डिस्क क्लिप अगेंस्ट द ईच अदर एंड आफ्टर द सम टाइम बोथ डिस्क स्टार्ट रोटेटिंग विद द कॉमन एंगुलर वेलोसिटी, फाइंड द कॉमन एंगुलर वेलोसिटी। तो इस केस में क्या होगा बच्चों कि जब डिस्क ऊपर से आया होगा कुछ इस तरह से और थोड़ी देर के बाद तो ऐसा कुछ फ्रिक्शन हुआ होगा,
तो ये क्या होगा, एक दूसरे पे फ्रिक्शन लगा रहे होंगे, तो वो एक दूसरे पे फ्रिक्शन लगा रहे होंगे तो उसके नेट एंगुलर मोमेंटम में कोई चेंज नहीं हुआ होगा, जो पहले होगा वही अभी होगा। क्यों? अगर होगा भी तो उसमें कैसा है, वो इंटरनली फोर्स लग रहा है, जो और इंटरनली फोर्स लग रहा होगा तो उसके चलते इंटरनल टॉर्क क्रिएट कर रहा होगा, और इंटरनल टॉर्क को तो हम लोग अकाउंट में लेते नहीं है, जैसा पहले भी हमने देखा था कि इंटरनल फोर्स को अकाउंट में नहीं लेते मोमेंटम कंजर्वेशन कराने के लिए। ऑन द सेम रीजन वी कैन से दैट कि वी कैन नॉट कंसिडर द इंटरनल टॉर्क for conservation of angular momentum. It won't be the effect the conservation of angular momentum. So you can say that कि what is the Li is equal to Lf, तो इनिशियल उसका कितना है I1 ओमेगा 1। अब जेंटली जब उसके ऊपर एक के ऊपर पुट कर दिया, मतलब इसको ऐसा देखिए, एक और दोनों एक दूसरे पर, I1 I2 या I2 I1 उसको ऊपर से रखा है, तो जो फाइनल उसका कितना होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्सिस के अबाउट, दोनों एक्सिस के अबाउट ही है, तो I1 प्लस I2 इसको ओमेगा कह लीजिए, तो ओमेगा बिकम कितना हो जाएगा, जो कॉमन स्पीड कह सकते हैं, तो I1 ओमेगा 1 अपॉन I1 प्लस I2, तो कॉमन एंगुलर स्पीड बिकम I1 ओमेगा 1 अपॉन I1 प्लस I2, तो कॉमन एंगुलर वेलोसिटी ऐसा होगा। तो ये बात आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आया, तो इसको फटाफट नोट डाउन कर लीजिए, तो अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, कह रहा है चाइल्ड ऑफ मास m इज द स्टैंडिंग ऑन द पेरिफेरी ऑफ द सर्कुलर प्लेटफॉर्म ऑफ रेडियस r which can rotate about the its central axis. The moment of inertia of the platform is I. The child jumps off and the platform with velocity u relative to the platform. अच्छा, प्लेटफॉर्म विद द वेलोसिटी u रिलेटिव टू द प्लेटफॉर्म, मतलब आगे की तरफ भाग रहा है प्लेटफॉर्म के विथ रिस्पेक्ट टू में। सो फाइंड द एंगुलर स्पीड ऑफ द प्लेटफॉर्म आफ्टर द चाइल्ड जंप ऑफ। तो देखिए, इसको करने का तो ऐसा है कि कुछ अगर ऐसा इस तरह का प्लेटफॉर्म है और बच्चा जब आगे की तरफ अगर वो भाग रहा है m इंटू वी पे, तो आपने इस तरह का जो रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ द कुछ गन वगैरह देखा होगा या बोट प्रॉब्लम में देखा होगा कि जब हम आगे की तरफ स्टेप अप करते हैं तो बोट पीछे की तरफ से ऐसा जाता है। तो ड्यू टू द सेम रीजन अगर वो जंप अगर कर रहा होगा तो सेम अमाउंट में पीछे का उतना उसका अपना कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम छोड़ते हुए जाएगा। तो m इंटू वी से अगर उसका अगर u इसका वेलोसिटी दे रखा है तो m इंटू यू से आगे जाएगा तो इसको कितना इम्पार्ट करेगा, m इंटू यू इसका मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम इस डायरेक्शन में, और सिंस यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर r है उसका रेडियस तो r, तो इस पे एंगुलर मोमेंटम इसको कितना इंपार्ट करके जाएगा, mvr। तो अभी क्या हो रहा है कि जो बच्चे ने पैर से उसको जो फ्रिक्शन लगाया तो बदले में वो भी लगाया होगा, तो दोनों का इंटरनल मामला है, तो इंटरनल मामला है तो उसके चलते क्या होगा, फ्रिक्शन कुछ आपको एक्सटर्नल टॉर्क क्रिएट नहीं करेगा, तो इसके चलते हम बोल सकते हैं कि जो पहले उसका होगा अभी भी उसका ही होगा। तो इसको Li इक्वल टू Lf ऐसा कर सकते हैं। तो इनिशियल इसको मोमेंटम का जो एंगुलर मोमेंटम जो इसको इंपार्ट कर रहा है mvr, और फाइनली कितना होगा बच्चों इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अच्छा उसी पर है, जंप कर गया, फाइंड एंगुलर स्पीड ऑफ द प्लेटफॉर्म। तो ठीक है, तो उसका जो फाइनल उसका होगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज I गिवन है, तो I इंटू ओमेगा, और साथ ही साथ हाँ, तो इस केस में ऐसा मिलना चाहिए। ठीक है, तो फाइनल इसका क्या होगा कि जब स्लिप ऑफ कर रहा होगा वहां से या जंप कर रहा होगा तो उसमें से भी कुछ ना कुछ उसमें उस बच्चे का मास m है, m है, इंटू ओमेगा, तो फाइनली इसका ये मिलेगा। तो यहां से अगर आप देखेंगे तो ओमेगा का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों, MUR अपॉन I प्लस, एक कैपिटल क्यों हो जा रहा है बार बार,
ऐसा हो जाएगा ओमेगा का वैल्यू। या आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, एक तो ये हुआ कि जब वो आगे की तरफ जा रहा होगा तो आप ऐसा कह सकते हैं कि ये रोटेट कितने से किया होगा, अगर विथ रिस्पेक्ट टू यू है, अगर ग्राउंड टू अगर फ्रेम से देखेंगे कि अगर ओमेगा से सपोज ये रोटेट किया होगा तो इस समय इसका लीनियर स्पीड कितना हो जाएगा, ओमेगा आर। तो इनका जो रिलेटिव वेलोसिटी होगा u माइनस ओमेगा आर, ऐसा। और यहां से नेट आप देखेंगे तो आई ओमेगा यही निकल कर आएगा, तो और इंटू आर, मतलब ये तो लीनियर वेलोसिटी हो गया, एंगुलर मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी u माइनस ओमेगा आर। ओमेगा आर से घुमा होगा, u से ऐसे मतलब कि इंपार्ट किया होगा, तो रिलेटिव वेलोसिटी अगर ग्राउंड से देखेंगे तो u माइनस ओमेगा आर, और इसमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होगा r से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओमेगा आर से ऐसे जा रहा है और u वेलोसिटी ऐसा सेम इंपार्ट किया होगा, तो उन दोनों का रिलेटिव वेलोसिटी कितना हो जाएगा बच्चों, u माइनस ओमेगा आर इंटू आर। तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो फिर उससे वही आएगा mu r। तो वही मैं बता रहा था कि एक तो ऐसा आप सोच सकते हैं, नहीं तो आप इस तरीके से सोच सकते हैं, उसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस को अगर बदल कर देखें तो mu इंटू आर इक्वल टू आई ओमेगा प्लस एम ओमेगा आर। तो ओमेगा का जो वैल्यू होगा mu आर अपॉन आई प्लस आर स्क्वायर, क्योंकि आर इंटू आर स्क्वायर हो जाएगा ना ये, तो आर स्क्वायर। तो ऐसा हुआ, तो जो पहले आ रहा था वही अभी आ रहा है, यहां से आप इसको देख सकते हैं। तो ये बात आपको समझ में आया होगा, समझ में आया तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि अभी बहुत स्पेशल टाइप क्वेश्चंस होते हैं। अच्छा, इसी में दूसरा पार्ट देखिए कि क्या कहता है बच्चा, कि मतलब कि बच्चा इस बार जंप ऑफ नहीं कर रहा है, कि अगर यहां पर कोई वही बच्चा m का है और कोई यहां से उड़ता हुआ कोई बॉल आ जाए m डैश का विद द u वेलोसिटी, तब क्या होगा। तो सब कुछ वैसा ही होगा, मतलब जैसे पीछे उसमें हुआ था कि इसको इंपार्ट करने वाला, मतलब फिर से अगर इसकी बात करें यहां से अगर लगाएं तो उसी स्टैंड पर मतलब कि एक बॉल m डैश का उसके पास आ जाए और कोई बच्चा उधर से थ्रो कर रहा है, m डैश का अगर बॉल और u वेलोसिटी से आ रहा है और बच्चा जो इस पे बैठा हुआ है उसको कैच कर ले, देन उन दैट केस में क्या होगा। क्वेश्चन आपको समझ में आया, फिर से एक बार बोल देता हूं कि ये जो बच्चा जो मतलब जो चाइल्ड है m मास का, और उससे कोई बाहर से उसको बॉल कोई फेंकता है, उसका वेट सपोज m डैश है, u वेलोसिटी से आता है और उसको कैच कर लेता है, तब फिर से रोटेट होने लगेगा, क्योंकि उसमें कोई फ्रिक्शन वगैरह नहीं है यहाँ पर। इसमें मतलब जो ये चीज है ना, एक्सिस ऑफ रोटेशन और वर्सेस जो टेबल है उसके बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं है, तो वॉट एवर थोड़ा सा वेलोसिटी होगा तो रोटेशन होना उसमें होगा ही होगा। तो उसमें अगर देखा जाए तो मोमेंटम फिर से कितना इंपार्ट हो रहा है, एम यू इंटू आर, और इक्वल टू फाइनली जब उसमें कर रहा होगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई इंटू ओमेगा प्लस एम इंटू आर स्क्वायर प्लस एम डैश इंटू आर स्क्वायर, ये दोनों मिलकर ओमेगा हो रहे होंगे। तो उस केस में अगर आप देखेंगे कि जब उसका उसी केस को आगे कैसे बढ़ा लिया जाए तो ओमेगा इक्वल टू एम यू आर प्लस आई प्लस एम डैश का स्क्वायर। तो ये बात समझ में आया। तो सिंपल आपको एंगुलर मोमेंटम के कॉन्सेप्ट से फैमिलियर कराया जा रहा है, तो ये बात आपको समझ में आया होगा। ठीक है, समझ में आया तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इन द प्रीवियस प्रॉब्लम इफ द इनिशियली द प्लेटफॉर्म ऑफ द चाइल्ड इज द रोटेटिंग विद द एंगुलर स्पीड ओमेगा 1, अच्छा, इफ द चाइल्ड स्टार्ट वॉकिंग अलोंग द पेरिफेरी इन द अपोजिट डायरेक्शन विद a speed relative to the platform, what will be the new angular speed of the platform। तो देखिए इसमें फिर से वही कहानी होगा कि अगर वो बच्चा अगर अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है तो क्या होगा, और उसको इंपार्ट कर रहा होगा क्या, मतलब कि उसका एंगुलर मोमेंटम और बढ़ा रहा होगा, तो इसके चलते हम उसको कह सकते हैं कि वहां से उसका एंगुलर मोमेंटम जो होगा इंक्रीज हो रहा होगा, इसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है तो देखिए, तो इसमें अगर इनिशियल अगर मोमेंटम अगर देखेंगे एंगुलर मोमेंटम एल इनिशियल इक्वल टू एल फाइनल के लिए, तो इसमें आई तो उसका है ही, मतलब प्रीवियस प्रॉब्लम से कर रहा है, और एम इंटू आर स्क्वायर अगर बच्चा उसी पर है पहले तो, और ओमेगा 1 से ऐसा रोटेट कर रहा होगा,
तो इनिशियल मोमेंटम तो ही हो जाएगा बच्चों, यहाँ से आई इंटू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बच्चा द चाइल्ड फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, जहां से उसका ऐसा हो रहा होगा कुछ, यहाँ पर अगर वो खड़ा है पेरीफेरी पे तो आर डिस्टेंस होगा, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, एम इंटू आर स्क्वायर ही होगा ना, ऐसा। और फाइनली क्या होगा कि जब वो गिरने के बाद कुछ उसका मान लीजिए कि ओमेगा होगा, तो आई इंटू ओमेगा माइनस, और अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है तो यहाँ से फिर से हम क्या कर सकते हैं कि एम इंटू यू माइनस ओमेगा आर इंटू आर, द सेम थिंग। तो यहाँ से जब आप ओमेगा का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो आप देखेंगे कि वहां से जो एम यू इंटू आर जा रहा है तो वो उसको इंक्रीज ही कर रहा है। मतलब मैं अगर एक लाइन और लिख दूं यहाँ से, आई प्लस एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा वन इक्वल टू आई ओमेगा माइनस एम यू आर माइनस प्लस एम ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर। तो ये वाला जो पार्ट नेगेटिव है, ये टर्म इधर आकर एड अप हो जाएगा क्या, तो फाइनली आपको क्या मिलेगा, आई प्लस एम आर स्क्वायर ओमेगा प्लस एम वी आर इक्वल टू आई प्लस एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा। तो आप देखेंगे कि मिलता है वैसा ही है इसके लिए भी, बस वहां से एम वी आर वाला पार्ट या ओमेगा वन डैश वाला पार्ट उसमें एड अप हो जा रहा है। तो यहां से आप कह सकते हैं ना कि ओमेगा का वैल्यू कितना हो जाएगा, आई प्लस एम आर स्क्वायर ओमेगा वन प्लस एम बी आर अपॉन आई प्लस एम आर स्क्वायर, और यहां से देखा जाए तो ओमेगा वन प्लस एम बी अपॉन आई प्लस एम आर स्क्वायर इंटू एम बी आर, ऐसा ओमेगा। तो ये आपका आप देखेंगे तो सेकंड इक्वेशन भी लगाएंगे ना, ओमेगा इक्वल टू या ओमेगा टू प्लस ओमेगा वन प्लस एल्फा टी, तो उससे भी आपको मिलता जुलता वो मिल जाएगा। ठीक है, तो ये था तो एंगुलर मोमेंटम का कंजर्वेशन कराने के लिए तो इक्वेशन को भी वो फॉलो करते हैं, क्योंकि डेरिवेशन ही उसी हिसाब से किया गया है इसका। तो ये बात आपको समझ में आया, तो इसको आप लिख लीजिए, क्योंकि एससी वर्मा में आपको एग्जैक्ट ऐसा ही मिलेगा, बस वो हो सकता है कि टर्मोलॉजी भी थोड़ा चेंज हो, तो जब वो बताऊंगा तब बताऊंगा। तो अभी तो इसको फटाफट इसको आप समझ सकते हैं इस तरह के क्वेश्चंस को। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। इसमें कह रहा है कि फोर्स एफ इज अप्लाइड टू द टेंजेंशियल इन द डायरेक्शन ऑफ द रोटेशन ऑन द रोटेटिंग व्हील एट एन एंगुलर स्पीड ओमेगा वन अबाउट इट्स द सेंट्रल एक्सिस फॉर द टाइम टी। देखिए तो वहां पर टाइम टी बता रखा है कि फाइंड द फाइनल एंगुलर स्पीड ऑफ द व्हील इफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ आई एंड द रेडियस इज आर। तो देखो बच्चों, ये वैसा ही है जैसा हमने पीछे कल्पना किया था कि भाई उसका वहां पर क्या कर रहा है कि फोर्स एफ इज अप्लाई टेंजेंशियली डायरेक्शन। तो मान लीजिए कि कैसे अगर रोटेट कर रहा होगा और यहाँ पर एफ आपने लगाया तो और डायरेक्शन, और उस समय ओमेगा से रोटेट करा व्हील एंगुलर स्पीड ओमेगा वन ऐसा, और उधर ही लगाया तो थोड़ी देर के बाद ये कुछ ओमेगा टू से घूमने लगा होगा। तो इसका अगर एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कराए एल इनिशियल इक्वल टू एल फाइनल तो गलत होगा, इसमें एक प्लस हमें एडिटेड फॉर्म में उसको भेजना पड़ेगा। वो क्या, क्योंकि अभी एल इनिशियल से एल फाइनल तो हो रहा है लेकिन उसमें एक साथ में फोर्स भी अप्लाई कर रहा है। कितने टाइम के लिए, टी टाइम के लिए। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि एफ इंटू टी ऐसा। तो ये तो एफ इंटू टी करेंगे तो अभी क्या हो जाएगा बच्चों, ये तो इंपल्स दे देगा, लेकिन एंगुलर इंपल्स लेना है तो एंगुलर इंपल्स क्या होता है, टॉर्क इंटू टी। तो इस केस में टॉर्क यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा, आर, जहां से टेंजेंशियली अगर लगाए तो टॉर्क का वैल्यू कितना हो जाएगा, एफ इंटू आर इंटू टी। तो यहां पर हम बोल सकते हैं कि जो उसका इनिशियल अगर होगा आई ओमेगा वन प्लस एफ इंटू आर इंटू टी इक्वल टू एल फाइनल। थोड़ी देर के बाद उसका क्या होगा, तो मान लेते हैं कि आई ओमेगा होगा ऐसा। तो इसका वैल्यू अगर आप यहां से देखेंगे तो कितना आ जाएगा, ओमेगा इक्वल टू आई ओमेगा वन प्लस एफ आर टी बाई आई। तो इसको सॉल्व आप करेंगे ओमेगा को, तो यहां से मिलेगा ओमेगा वन
प्लस एफ आर टी बाई आई। तो इसी की बात करते हैं कि सेकेंड इक्वेशन भी डायरेक्ट लगाते हैं यहाँ से, जैसे ओमेगा इक्वल टू ओमेगा या ओमेगा 2 इक्वल टू ओमेगा 1 प्लस एल्फा टी। तो ओमेगा 2 तो ओमेगा ही चाहिए, ओमेगा 1 गिवन ही है, टी टाइम होगा, और अल्फा कितना होगा बच्चों, एफ इंटू आर टॉर्क हो जाएगा, एफ इंटू आर्क, मतलब एफ टॉर्क इक्वल टू कितना होगा, आई अल्फा। तो अल्फा का वैल्यू कितना हो जाएगा, टॉर्क बाई आई, तो यहाँ से एफ आर बाई आई इंटू टी। तो एग्जैक्ट दोनों सेम आ रहे हैं क्या, तो आप इक्वेशन लगा के कर लीजिए या ऐसे कर लीजिए। तो एंगुलर मोमेंटम से करेंगे तो बाकी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन में समझने के लिए आसान होगा, तो इस चलते हम इसको ऐसा सोच सकते हैं। ये बात आपको समझ में आया? अगर आया तो फटाक से इसको नोट डाउन कर लीजिए। देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये कह रहा है कि टर्न टेबल ऑफ मास एम ऑफ रेडियस आर इज रोटेटिंग विद द एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट ऑन द फ्रिक्शनलेस टेबल बियरिंग। फ्रिक्शनलेस वो है मतलब इसमें कोई फ्रिक्शन नहीं लगा रहा है। स्पाइडर ऑफ मास एम फॉल ऑन द वर्टिकली ऑन टू द रिम, रिम पर कर रहा है ऑफ द टर्न टेबल एंड द वॉक इज स्लोली टुवर्ड द सेंटर ऑफ द टेबल। रिम से हुआ मतलब कि ये कैसा है, या हमारे पास तो फिगर है तो क्यों ना इसको ऐसा ले लिया जाए। इस तरह का टर्न टेबल है ऐसा, और एक स्पाइडर है यहीं पे आके ऐसे 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 आ रही है, जिसका मास कुछ m गिवन है, फॉल्स वर्टिकली। तो बहुत अच्छी खासी है, तभी उसका हो रहा है कि व्हाट इज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द सिस्टम व्हेन द स्पाइडर इज एट डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, तो ओमेगा नॉट से रोटेट कर रहा है। तो इसके लिए बच्चों कि क्या करेंगे, एंगुलर मोमेंटम इसके देख सकते हैं, क्योंकि वर्टिकली फॉल अगर कर रहा है तो इसमें कोई एक्सटर्नल टॉर्क वगैरह तो लगाएगा नहीं, और ओमेगा नॉट से पहले से वो रोटेट कर रहा है टेबल, उसका टर्न टेबल, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कुछ mr²/2 कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि या मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई कुछ ना कुछ तो लेना ही पड़ेगा। ठीक है, तो इस पे अगर टर्न किया और यहां से वॉक करते करते यहां पर आ रहा है और r डिस्टेंस पर यहां पर आ रही है ऐसे, तो उस समय हमें बताना है कि इसका ओमेगा का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए ओरिजिनली इसके पास क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका कितना हो जाएगा, mr²/2 इंटू ओमेगा नॉट से तो चल ही रहा है। साथ ही साथ अगर वो स्पाइडर जब यहां पर आ रही होगी तब इस रेडियस में घूम रहा होगा, तो इसमें कितना हो जाएगा, mr²/2 प्लस m r² इंटू ओमेगा ऐसा। तो इसका जब वैल्यू आप निकालेंगे ओमेगा का तो कितना आ जाएगा, mr²/2 इंटू ओमेगा नॉट अपॉन, मतलब सिंपल देखिए एल इनिशियल और एल फाइनल ही लग रहा है, उसमें और ऐसा कुछ नहीं है। आई इंटू मतलब इसका अगर लिखा जाए तो आई इंटू ओमेगा नॉट इक्वल टू आई डैश इंटू ओमेगा डैश या ओमेगा, तो वही काम यहाँ पर किए हैं। तो आई नॉट या आई ओरिजिनल जो है mr²/2 है, और आई का वैल्यू जब वो स्पाइडर आ रही है यहाँ पर mr²/2 mr², तो यहाँ से इसका वैल्यू निकालेंगे तो कुछ आ जाएगा ऐसा, m²/2 इंटू mr²। इसमें तो इसको ऐसा मिलेगा, ये इसका वेलोसिटी होगा, ये ऐसा। तो कह रहे कि एक बात तो हो गया कि व्हाट इज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द सिस्टम व्हेन द स्पाइडर इज द डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर। तो इस सिस्टम का तो वेलोसिटी ये हो गया। कंप्यूट दिस एंगुलर वेलोसिटी इज टर्न टेबल व्हेन द स्पाइडर इज एट द रिम। तो जब वो रिम पर होगी तब उसका क्या होगा, तो सिंपल इसमें r के जगह पे हम कैपिटल R रख दे तो हमारा काम बन जाएगा क्या, तो बिल्कुल बन जाना चाहिए। तो आइए थोड़ा सा इनको हटा लिया जाए, क्योंकि फिर वो चेंज करने में गड़बड़ी हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर जब उसका ओमेगा का वैल्यू, जब r का वैल्यू कैपिटल R रख दें तो ओमेगा का वैल्यू उसके इसमें कितना हो जाएगा, mr²/2 इंटू ओमेगा नॉट प्लस अपॉन वहां से mr²/2 और यहाँ से mr², तो 3/2 mr² हो जाएगा क्या। अच्छा, लेकिन उसमें तो मास उसका अलग अलग है ना। ठीक है, तो इसमें क्या कर सकते हैं बच्चों कि यहाँ से mr²/2 प्लस mr² ऐसा। तो r² को अपने घर यहाँ पर भेज दिया जाए इसको, और जब आप एलसीएम लेंगे यहाँ से तो कितना आ जाएगा,
m इंटू ओमेगा नॉट, क्योंकि 2 अगर करेंगे तो m प्लस 2m ऐसा हो जाएगा। तो उसका आप देख रहे होंगे कि वेलोसिटी वहां से इतना होगा, और ओमेगा नॉट का वैल्यू, मतलब कि ये जो ओमेगा का वैल्यू आया है जब एट रिम पर था, तो इसको आप ऐसा कर लीजिए कि रिम का है, तो रिम का वेलोसिटी इज लेस देन ओमेगा नॉट ही है, क्योंकि ओमेगा नॉट है इतना, आपका नॉन जीरो फ्रैक्शन है। तो ये तो हुआ। तो बोल रहा है कि कंप्यूट द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द टर्न टेबल व्हेन द स्पाइडर इज एट द रिम एंड द सेंटर ऑफ द टेबल। तो जब रिम पर है तो इसका वेलोसिटी है, जब वो सेंटर पे आई होगी तो क्या होगा, ये वैल्यू तो जीरो हो जाएगा, एट सेंटर पर होगी तो आर का वैल्यू जीरो, क्योंकि देखिए जब यहां पर उससे यहां पर होगा तो आर का वैल्यू यहां पर कितना हो जाएगा, शून्य। तो इन दैट केस यू विल सी दैट कि एम आर स्क्वायर ओमेगा नॉट बाई टू, ए जीरो हो गया तो एम आर स्क्वायर बाई टू कैंसिल हो जाएगा, तो उस केस में ओमेगा का वैल्यू कितना हो जाएगा, ओमेगा नॉट। तो हम कह सकते हैं कि जब आई होगी उस पर जब गिरी होगी तो उसका वेलोसिटी मतलब एंगुलर वेलोसिटी धीमा हो गया होगा, लेकिन जैसे जैसे रेंगते हुए जब यहां पर एक्सिस पे पहुंच रही होगी तो उसका वेलोसिटी बढ़ रहा है। इसमें ऐसा हुआ। फिर आप इसमें अब देखेंगे, पूछा है कि क्या सिस्टम का काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होगा, तो इसमें आप देखेंगे कि काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होगा, नो। वो कैसे, कि जब आप इसका वैल्यू जब अगर रखेंगे काइनेटिक एनर्जी मतलब कि ओमेगा का हाफ आई ओमेगा स्क्वायर इनिशियल, मतलब कि 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर, आई के जगह पर एम आर स्क्वायर बाई 2 है, और जब ये फाइनल वाला अगर आप रख रहे होंगे इसका, या इसी को रख लीजिए कहीं भी, या जो वैल्यू आया है रिम का ये वैल्यू आया है ना, हाँ इसी को रख लीजिए, तो आप देखेंगे कि फ्रैक्शन में होगा और उसका वैल्यू कंजर्व नहीं होगा, तो काइनेटिक एनर्जी इसका रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होगा। तो ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास में इतना ही। मैंने आपको आज एंगुलर मोमेंटम के बारे में पूरे डिटेल में समझाया और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या होता है उसके बारे में दिखाया। तो लेकिन अभी ये कम नहीं है, इस पर 2-3 क्वेश्चन अभी और कराऊंगा और उसके बाद धीरे धीरे आपको रोलिंग की तरफ लेकर चला जाऊंगा। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर को मिक्स मत करिएगा, क्योंकि वो आपका बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है रोलिंग के लिए। तो एडवांस में समझिए कि एक क्वेश्चन तो रहता ही रहता है, और इन सबों पे मेंस और एडवांस में दोनों में मिक्स में आ जाता है। ठीक है बच्चों, तो ठीक है, तो अगर कोई डाउट हो तो मैसेज करके जरूर बताइए, तो उसमें और आपको हेल्प किया जाएगा, क्योंकि ये जो टॉपिक है जनरली लोग उसको लेंदी बताते हैं और उसको छोड़ देते हैं, लेकिन मैं आपको इंटरेस्टिंग वे में और बता रहा हूं, और आपको जब यहाँ तक जो डिस्कशन जितना हुआ है, अगर इसमें कोई डाउट है तो जरूर मैसेज करके बताइए। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं फिर। थैंक्स फॉर योर टाइम।